हेलो दोस्तों। तो चलिए, आज आपका क्लास होने वाला है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, जिसमें कि आपका पहला क्लास हो चुका है और आज आपका दूसरा क्लास होने वाला है। ठीक है। तो तो पिछली क्लास में हम लोग जनरल टर्म देख चुके थे और कुछ क्वेश्चंस देख चुके थे। ठीक है। तो आज आपको क्या करना है, प्रॉपर्टीज बतानी है। ठीक है। पिछले क्लास में आई थिंक मैंने वो भी बता दिया था, आर की प्रॉपर्टीज। आर मतलब कि अगर आपका नेगेटिव है तो अल्टरनेट सीरीज बनेगा, और अगर आर आपका 0 से 1 के बीच में है तो उसमें भी आपका क्या होता है, ए पर डिपेंड करता है। अगर ए आपका पॉजिटिव है तो क्या होगा, निगेटिव है तो क्या होगा। ठीक है ना। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं जो भी है। ठीक है। अगर आपको याद है तो कोई बात नहीं। अगर आर आपका क्या है, लेस देन 0 है तो अल्टरनेट है, ए एल टी अल्टरनेट। आपका आर अगर 0 और 1 के बीच में है और इसमें अगर ए आपका पॉजिटिव है तो ये डिक्रीजिंग, और ए आपका क्या है, निगेटिव है, तो ये क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग। ठीक है। और ऐसे ही अगर आर आपका 1 से बड़ा है तो इसमें अगर ए 0 से बड़ा है तो ये इंक्रीजिंग, और अगर ए आपका क्या है, लेस देन 0 है तो ये आपका सीरीज डिक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है। सीरीज मतलब सीक्वेंस आपका डिक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है। तो ये इतना आपको याद रखना ही है। ठीक है। बाकी जो भी चीज़ें आपको प्रॉपर्टीज में लिखाई गई थी वो सारी की सारी आपको क्या होना चाहिए, याद होना जरूरी है। ठीक है। याद होना ही चाहिए। ठीक है। भूलना तो नहीं है, क्योंकि अगर आप उसको भूलोगे तो प्रॉपर्टीज बहुत सारी हैं जो आप प्रॉपर्टीज बहुत सारी हैं, अगर भूलोगे आप तो क्या है, क्वेश्चंस आप अच्छे से कर नहीं पाओगे। ठीक है। जेई मेंस और एडवांस का, या फिर जो उससे भी एडवांस लेवल का क्वेश्चंस आएंगे वो सब पर। ठीक है। तो चलिए, आज हम देखते हैं प्रॉपर्टीज क्या, प्रॉपर्टीज क्या क्या है। प्रॉपर्टीज आप लोग एपी में भी देखे थे और प्रॉपर्टीज आप इसमें भी देखेंगे, किसमें, जीपी में। तो क्लास है जीपी का, जिसमें अभी देख रहे हैं क्या, प्रॉपर्टीज, PROPERTIES, प्रॉपर्टीज। ठीक है। तो प्रॉपर्टीज में क्या है, तो सबसे पहले देखिए आपका पहला एपी में क्या था। एपी छोड़ो, मैं डायरेक्ट इसका बताता हूँ। पहला लिखना, अगर आपके पास कोई एपी है 2, 4, 8, 16, 32, ठीक है ना। अगर आपके पास कोई ये एपी है, ठीक है, तो आप 2 से क्यों स्टार्ट कर रहे हो, हम 1 से स्टार्ट करते हैं। 1, 2, 4, 8, 16। ठीक है। इसमें क्या है, आर बराबर क्या है, इसमें आर इसमें क्या है, 2 है, और ए क्या है आपका, 1 है। मतलब कि फर्स्ट टर्म क्या है, ए आपका फर्स्ट टर्म है, और इस सीरीज में फर्स्ट टर्म क्या है, 1 है। ठीक है। अगर आपको ये फर्स्ट टर्म चाहिए होता है तो आप करते क्या हो, फर्स्ट टर्म लेने, सॉरी, आर लेने के लिए, आर आपको, अगर आर आपको फाइंड करना है तो आप करोगे क्या, किसी भी कॉन्टिग्यूअस पेयर को, कॉन्टिग्यूअस पेयर मतलब ये वाला या ये वाला उठाना है, अगले वाले टर्म में दूसरे वाले टर्म से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना, तो आपको क्या आ जाएगा, आर निकल जाएगा। क्या बोला मैं, आपका टी एन टर्म यही तो था। टी एन बराबर आपको क्या निकलना था, ए आर के पावर एन माइनस का 1। ठीक है। तो अगर आपका मैं बोलूँ कि टी एन माइनस 1 आपका क्या होगा, तो ए आर के पावर एन माइनस 1 माइनस 1, इसका मतलब ए आर के पावर एन माइनस का 2, यही होगा। ठीक है। अब देखना मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर इसमें मैंने ऐसे डिवीजन कर दिया तो ए से ए खत्म हो गया। अब यहाँ पर बचा क्या, आर के पावर एन माइनस 1 अपान आर के पावर एन माइनस का 2, तो ये एन माइनस 1 ऊपर चला जाएगा तो आर के पावर एन माइनस 1, और ये ऊपर जाएगा तो माइनस के साथ एन माइनस का 2, या कुछ ऐसे बनेगा। तो आर के पावर एन माइनस 1 माइनस का एन प्लस का 2, जब इसको करोगे तो ये आर होगा। तो आर निकालना है तो कोई भी एन को, कोई भी दो टर्म आप उठाओ, कॉन्टिग्यूअस टर्म उठाओ, अगले वाले टर्म में पिछले वाले टर्म से आप डिवीजन कर दोगे तो क्या आ जाएगा, आपको कॉमन रेशियो आपका आ जाएगा। ठीक है। तो वहीं आपका यहाँ पर निकाल लिया मैंने, कॉमन रेशियो क्या होगा। ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है आपको, आपको कुछ करना ही नहीं है। देखना प्रॉपर्टी क्या कह रहा है उसको देखना। प्रॉपर्टी ये कह रहा है कि अगर आपका कोई अदर वैल्यू है, अगर कोई आपका के कोई वैल्यू है, ठीक है, अगर के आपका वैल्यू अगर नॉन जीरो है, क्या है, नॉन जीरो है, अगर इस नॉन जीरो से अगर आप इस सीरीज में, पूरे सीरीज में मल्टीप्लाई करते हो, तो मैंने के बराबर 3 ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। पूरी सीरीज में मल्टीप्लाई करा दिया, एक बार क्या कर दिया, मल्टीप्लाई करा दिया, मल्टीप्लाई करा दिया, 3, 6, 12, 24 और 48, ऐसे ही होगा ना, जो भी होगा। ठीक है, हाँ ऐसे ही होगा। तो आप इसमें देखना, अभी जो ये आपका कॉमन रेशियो निकलेगा यहाँ से ना, कॉमन रेशियो अभी भी सबका क्या है, सेम है। कॉमन रेशियो 2 के बराबर नहीं है लेकिन सेम है। मतलब क्या है कि आपका अभी भी क्या है, ये जीपी फॉर्म कर रहा है, क्या कर रहा है, ये जीपी आपका फॉर्म कर रहा है। आप इसे यहाँ पर निकाल के चेक कर लो, 6/3 2, सेम है कि नहीं अभी आपको बताएंगे, चिंता नहीं करना। 12/6 2, 24/12 2, ठीक है, 48/24 2। देख रहे हो सबका क्या है, आपका
कॉमन रेशियो सबका सेम है, इसका मतलब कि आपका क्या बन रहा है, आपका ये जीपी बन रहा है, क्या बन रहा है, जीपी बन रहा है, ठीक है। अब देखना इसमें एक देखना, इसका कॉमन रेशियो क्या था, 2 था, इसका क्या है, 2 है। भैया आपने एग्जाम्पल ऐसा लिया इसीलिए हो सकता है सेम है, ठीक है ना, कोई बात नहीं, मैं वैसे कर सकता हूँ, के मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। के मल्टीप्लाई करके देखेंगे, अगर आपके पास के रहेगा तो आपको पता चलेगा ना कि कौन सा के कहाँ पर कट हो रहा है कहाँ नहीं, ठीक है ना। तो के मल्टीप्लाई करा लें, के कर लेते हैं, चलो कोई नहीं। तो यहाँ पर 1 इंटू के कॉमा 2 के कॉमा 4 के कॉमा 8 के कॉमा 16 के। अब आपको पता चलेगा ना कि अगर आपका के अगर बच गया, इसका मतलब कि आपका जो मल्टीप्लाई करा रहे हो उस पर आपका कॉमन रेशियो डिपेंड करता है। अगर आपका के कट गया, इसका मतलब कॉमन रेशियो आपका डिपेंड नहीं करता, ठीक है ना, सॉरी, कॉमन रेशियो आपका डिपेंड नहीं करता किस पर, के पर, ठीक है। तो देखो कॉमन रेशियो निकालते हैं, तो अभी मैंने बताया कॉमन रेशियो निकालने के लिए सब में निकालने की जरूरत नहीं है। अगर आपका पहले से अगर आपका जीपी बन रहा है तो मैंने तो बता दिया कि जीपी बन रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर ये जीपी बन रहा है तो किसी दो टर्म को उठाओ, कंटिन्यूअस वाले टर्म को, तो हमने 4 के अपान का 2 के कर दिया, इस दो टर्म को उठा दिया। आप क्या करना, आप इन दो को ले सकते हो, या फिर आप इन दोनों को ले सकते हो, या फिर इन दोनों को ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हमने 4 के बाई 2 के कर दिया, तो के से के खत्म हो गया और ये खत्म हो गया, ऐसे 2 आ गया। यहाँ क्या आपका के आया हुआ है, के हुआ है, के बचा हुआ है यहाँ पर नहीं ना। इसका मतलब कि आपका जो ये मल्टीप्लाई करा रहे हो ना, देखो यहाँ पर एक कट हो जा रहा है के, इसका मतलब जो ये आप के ले रहे हो, नॉन जीरो के वैल्यू ले रहे हो आप, जो कि मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड कर रहे हो आप ना, ये आपका क्या है, कॉमन रेशियो पर कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा है। क्या कर रहा है, कॉमन रेशियो पर कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा, हवा आने के लिए, कॉमन रेशियो पर आपका कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो आपका कॉमन रेशियो पहले था, जो आपका कॉमन रेशियो पहले था वही क्या है, कॉमन रेशियो अभी भी मेंटेन रहेगा। क्या रहेगा, जो आपका कॉमन रेशियो पहले था वही आपका कॉमन रेशियो क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा। समझ में आ गया। अब एक बात याद रखना, मैंने आपको एपी में बताया था, किसमें, एपी में, क्या कि अगर आपके पास जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, और अगर आप कोई के, अगर कोई नॉन जीरो आप लेते हो, या फिर के आप कुछ भी ले लो, यहाँ पर जीरो भी चल सकता था, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, के आप ले लो कोई भी। इसमें क्या है, अगर आप ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट कर रहे थे ना, तो आपका जो डी था ना, वो क्या है ना कि वो डिपेंड नहीं कर रहा था किस पे, के पर डिपेंड कर रहा था, क्या नहीं कर रहा था। आप याद करना उसको, अगर आपको याद नहीं है तो आप जाहिर सी बात है आप क्लास मेरा देखे नहीं हो, तो आप उसको जाकर कंप्लीट करो। एपी में क्या है कि अगर आपका कोई के वैल्यू है ना, नॉन जीरो हो या फिर जीरो, कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर, ठीक है। तो आपका क्या है, के अगर आपका कोई भी वैल्यू है, अगर उसको आप ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करते हो पूरी सीरीज में, ठीक है ना, और उसके बाद अगर कॉमन डिफरेंस निकालते हो, तो कॉमन डिफरेंस इस के वैल्यू पर डिपेंड नहीं करता। कॉमन डिफरेंस जो था वो पहले जो था वही उस टाइम भी रहेगा। समझ रहे हो कैसे, मैंने यहाँ पर के बराबर 2 ले लिया, के बराबर 2 ले लिया, तो देखो मैं सब में ऐड कर देता हूँ, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, तो अभी भी इसका डिफरेंस क्या है, 2 ही है, अभी भी इसका डिफरेंस क्या है, 2 ही है, और पहले भी क्या था, 2 था। इसका मतलब क्या है, ये जो डी है आपका, डी आपका चेंज नहीं हुआ, क्या हो गया, डी आपका चेंज नहीं हुआ है। समझ में आ रहा है ना। तो एपी में आपका ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर चेंज नहीं होता है, और जीपी में आपका मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पर कॉमन रेशियो चेंज नहीं होता है। इसमें कॉमन डिफरेंस जो था, कॉमन डिफरेंस वो चेंज नहीं हो रहा था, इसमें क्या है, कॉमन रेशियो चेंज नहीं होगा। समझ में आया, दिमाग में खोल करके बैठा लेना भाई। इसमें जो मैं बता रहा हूँ नोट करके आप इस कोने में एपी का भी लिख लेना, ताकि अगर जब इसको तुम पढ़ो तो ये वाला फॉर्मूला भी तुम्हारे दिमाग में रहे, ठीक है ना। तो तुमको करना क्या है, करना क्या है कि लेट, इसमें लिखना क्या है तुमको, देखो मैं बोल रहा हूँ या फिर लिख ही देता हूँ, थोड़ा सा इंक डाल दूँ पहले, ठीक है। तो मैं बोल भी रहा हूँ, थोड़ा सा देखना, और एक आध दो वर्ड अगर गलत हो जाए, वर्ड मतलब कि हो सकता है बोलने में सेंटेंस इधर उधर हो जाए, तो मेंटेन कर लेना अपने से। लेट A1 A2 A3 A4 A5 डॉट 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 AN आर इन GP, let A1 A2 A3 dot 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 AN are in GP with common ratio R if there is a non-zero constant k, there is a non-zero constant k, ठीक है। आप अलग अलग लिखते जाओ।
उसके बाद तो मैं अब लिख ही देता हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं, यहीं पे भर लिया हूँ तो लेट A1 अरे यार, उसके बाद लिखना आपको इफ ऑल द टर्म्स ऑफ जीपी इज मल्टीप्लाइड बाई के। उसके बाद मैं देखो लिख रहा हूँ A1 A2 डॉट 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 AN किसमें है, जीपी में है, और इफ नॉन जीरो कांस्टेंट इफ देयर इज, ठीक है ना। अब इसके बाद देख रहा हूँ मेन प्रॉपर्टी यहाँ लिख रही है, ये तो मैं बता दिया कि दोनों चीज है, ठीक है, मेन चीज यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, क्या लिख रहा हूँ, if all the terms of जीपी, ऑल द टर्म्स ऑफ क्या, ऑल द टर्म्स का मतलब होता है ये जो सारे टर्म्स है, ठीक है ना, जीपी मल्टीप्लाइड और डिवाइड बाई मल्टीप्लाइड और डिवाइड बाई के का मतलब क्या है, नॉन जीरो कांस्टेंट, नॉन जीरो कांस्टेंट, then it remain a GP with सेम, इसको अच्छे से लिखना, इसको मेरे पास वो है क्या, रेड, रिमेन्स जीपी विथ सेम कॉमन कॉमन रेशियो आर, जीपी विथ कॉमन रेशियो आर, ठीक है, विथ कॉमन रेशियो आर, तो यहाँ पर लिख लेना। इसका मतलब ये है, मैं समझाता हूँ कि अगर आपके पास कोई सीरीज है A1 A2 डॉट 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 AN जीपी में है, मान लिया जीपी में, लेकिन उस जीपी का जो कॉमन रेशियो है ना वो आपका क्या है, आर है, ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने आपको भी बताया क्या 1 2 4 8 16 में इसका कॉमन रेशियो क्या है 2 है, आर बराबर इफ ऑल द टर्म्स ऑफ जीपी मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड बाई के, मैंने के से डिवाइड किया था अभी आपको, सॉरी मल्टीप्लाई किया था, के बराबर में क्या लिया था 2 लिया था, आप कोई वैल्यू ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, ठीक है, मैं यहाँ पर क्या है के बराबर आई थिंक मैंने 3 लिया था, ठीक है, तो यहाँ पर मान लो अगर मैंने 5 ले लिया तो 5 दिख नहीं रहा होगा ना, 5 ले लिया, 5 लेने के बाद अगर मैं के बराबर अगर आपका 5 ले लूँ, ठीक है, तो सपोज करो मैं इस बार डिवाइड कर रहा हूँ, तो 1 बाई का 5 हो गया, 2 बाई का 5 हो गया, 4 बाई का 5 हो गया, 8 बाई का 5 हो गया, ठीक है, और 16 बाई का 5 हो गया, ठीक है ना। तो अभी भी देखो ना इसका जो कॉमन रेशियो है ना वो 2 ही है, क्यों, क्योंकि इसमें अगर इसका डिवाइड करोगे तो 1/5 को कट कर देगा, बाकी क्या बचेगा 2 ही बचेगा, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाइड और डिवाइड बाई के, अगर आप के से डिवाइड भी कर रहे हो या फिर मल्टीप्लाई भी कर रहे हो, ठीक है ना, तो ये अभी भी क्या है, अभी भी ये जीपी ही है, क्या है, जीपी ही है, वो यहाँ बता रहा है इट रिमेन्स, इट मतलब कौन सा, ये सीरीज क्या है, इट रिमेन मतलब ये सीरीज क्या है, जीपी रहेगा, इट का मतलब यहाँ पर इस सीरीज को बोल रहा है, ठीक है, क्या रहेगा जीपी रहेगा विथ कैसा, सेम कॉमन रेशियो, क्या रहेगा सेम कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो इसका क्या था आर था, यहाँ पर क्या रहेगा आर रहेगा, ठीक है, इसका कॉमन रेशियो क्या था 2 था, तो मल्टीप्लाई करने के बाद और डिवाइड करने के बाद भी कॉमन रेशियो क्या हो गया 2 ही है, ठीक है ना। समझ में आ गया प्रॉपर्टी क्या है, दिमाग में एकदम बैठ जाना चाहिए अच्छे तरीके से, नोट कर लो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट, बहुत बढ़िया। चलो अब दूसरा प्रॉपर्टी, बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, आज तो बता रहा था कि सारा खत्म भी करना है, आज कॉन्सेप्ट आपका सारा बता देना है जीपी का, बाकी जो अभी बचेगा आपका हो सकता है तो मैं जेई वाले क्लास में ही बता दूंगा जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। हाँ, इसमें कह रहा है, ये दूसरा है कि द रेसिप्रोकल, पहले बात समझा देता हूँ, तो क्या है ना कि तुम खुद अपने सेंटेंस बना लोगे और अपने भाषा में लिखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मैंने भी कुछ ऐसे ही किया है, पहले समझ लेता था फिर अपने से ही लिखा हूँ गलती से। कह रहा है कि अगर आपके पास 1 है 2 है 4 है 8 है 16 है, और ये तो मान लो पुराना हो गया, बार बार एक ही एग्जाम्पल को लेके समझाऊंगा,
तो 3 दूना 6, दूनी का 12, दूनी का 24, तुम्हारा मूड खराब हो जाएगा, तुम लोगों के बिगड़ने, मन ही मन में गाली देने की। एक ही एग्जाम्पल लेके समझा रहा है, ठीक है। कह रहा है कि अगर इन सारे टर्म्स को क्या कर दो, रेसिप्रोकल कर दो। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है कि जो न्यूमिनेटर में उसको डिनोमिनेटर कर दो और जो डिनोमिनेटर में उसको न्यूमिनेटर बना दो, ठीक है ना। इसका मतलब कि इसका डिनोमिनेटर क्या है, 1 है, तो 1/3 कर दो, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर कर देना। इसका डिनोमिनेटर क्या है, 1 है, तो इसका न्यूमिनेटर भी नीचे चला जाएगा, तो 1/12 और 1/24। मतलब क्या होता है कि इसको ऐसे पलट दो, क्या कर दो, इसको ऐसे था, इसको ऐसे पलट दो, ठीक है ना। ये क्या हो गया आपका, रेसिप्रोकल हो गया। कोई दिक्कत नहीं। इसका कॉमन रेशियो क्या था, r/2। अरे यार, यहाँ भी r/2 आ गया, कोई बात नहीं, यहाँ r बराबर क्या था, 2 था। तो देखो अब इसका देखो निकालते हैं। ये तो आपको लग रहा है जीपी है, ठीक है। 3 दूना 6, 6 दूनी का 12, 12 दूनी का 24, मतलब यहाँ पे जीपी बन रहा है, ठीक है। मतलब हर किसी में 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है। इसमें हम देखते हैं 1/3, अगर इसमें 1/3 में 1/2 मल्टीप्लाई करा दें तो क्या 1/6 बनेगा, ठीक है। इसका मतलब कि 1/2 मल्टीप्लाई कराया। अब 1/6 में 1/2 मल्टीप्लाई करा दे, क्या बनेगा, 1/12 बन जाएगा। इसका मतलब इसमें ये मल्टीप्लाई करा और इसमें 1/12 गुणते 1/2, मतलब 1/24। इसका मतलब ये भी आपका क्या है, जीपी है। क्या है, जीपी है। जीपी चेक करने का दो तरीका, या तो फिर सबका आप क्या है कॉमन रेशियो निकाल कर चेक करो, या तो फिर इसमें कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करो जो ये आ जाए और इसमें कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करो जो ये आ जाए। और जो कुछ कुछ जो मल्टीप्लाई करो ना, दोनों में अगर सेम है, मतलब जैसे इसमें 1/2 मल्टीप्लाई किया तो 1/6 आ गया, ठीक है। और 1/6 में 1/2 मल्टीप्लाई कर दिया तो 1/12 आ गया। 1/2 में सॉरी 1/12 में 1/2 मल्टीप्लाई करा दिया, क्या गया, 1/24 आ गया। इसका मतलब सब में हमने क्या किया, 1/2 का मल्टीप्लाई कराया है। तो क्या है आपका ये जीपी बन रहा है। तो 1/2 का जो मल्टीप्लाई कराया है ना भाई, वो एक्चुअली आपका कॉमन रेशियो ही है, ठीक है। अब क्या है, जिससे आप तुम समझो, 1/6 बटे 1/3 बराबर का कट करोगे तो 1/2 आएगा, आर बराबर। तो अगर मैं बोलूँ तो हमको 1/6 चाहिए, तो 1/6 ये क्या मतलब 1/3 इंटू 2, 1/2। इसका मतलब क्या है कि प्रीवियस टर्म इंटू कॉमन रेशियो, ये क्या हो जाएगा, नेक्स्ट टर्म को बताएगा। किसको बताएगा, नेक्स्ट टर्म को, ठीक है ना। यही तो है ये, कि अगर आपका कोई प्रीवियस टर्म है और कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई करा दिया तो किसको बता रहा है, नेक्स्ट टर्म को बता रहा है। तो वही कह रहा हूँ कि अगर प्रीवियस टर्म है और जो भी आपने मल्टीप्लाई करा है, तो आपने कॉमन रेशियो का मल्टीप्लाई करा तो नेक्स्ट टर्म आ गया। इसमें कॉमन रेशियो का मल्टीप्लाई करा है तो उसका अगला टर्म आ गया, इसमें कॉमन रेशियो का मल्टीप्लाई करा है तो ये आ गया आपका, ठीक है। तो देखो ये भी आपका क्या बन रहा है, जीपी बन रहा है। ये जीपी बन रहा है, कंफर्म है। कैसे, भैया मैंने अभी आपको एग्जांपल लेके समझा ही दिया, आप उलट दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका कॉमन रेशियो क्या है, 1/2 है, ठीक है। तो एक चीज और ध्यान देना कि अगर इस 2 का हम रेसिप्रोकल कर देना, अगर हम रेसिप्रोकल कर दे किसका, r/2 का रेसिप्रोकल, इसको हम r' दे देते हैं। ये रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/2 का, जो कि ये किसके बराबर है, r' के बराबर है। r' किसका है, इस वाले का कॉमन रेशियो मैंने मान लिया है कि 1/2 है। r/2 मैंने इसका कॉमन रेशियो माना था, अब इसका मैंने रेसिप्रोकल ले लिया ना, ये 1/2 बन गया। क्या बन गया, 1/2 बन गया। और 1/2 है क्या, ये r' है। r' किसका है, जो सीरीज थी आपकी, जो रेसिप्रोकल करके आई थी, उसका एक कॉमन रेशियो है। इसका मतलब कि ये जो आपका 1/2 आया है वो किसके बराबर है, इसके बराबर है। इसका मतलब अगर आप किसी भी जीपी का रेसिप्रोकल करते हैं, तो रेसिप्रोकल करने के बाद जो आपका रेशियो आता है ना, रेशियो, वो भी क्या होता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। क्या होता है, वो भी पलट जाता है। क्या होता है, पलट जाता है। अगर आप जीपी के सारे टर्म्स को आप पलट दे रहे हो ना, ऊपर नीचे कर दे रहे हो, जो डिनोमिनेटर था उसको न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर कर दे रहे हो, ठीक है। तो जो इसका कॉमन रेशियो होगा ना, कॉमन रेशियो, वो भी क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। क्या हो जाएगा, वो भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। तो यही चीज आपको लिखना है, ठीक है। ये आप एग्जाम्पल ऐसे पॉइंट लिख लो, उसके नीचे यहाँ पर लिख लेना ऐसे। अब देखो मतलब ये इजी लिख देना, इजी मतलब होता है एग्जाम्पल, ठीक है। अब देखना यहाँ पर लिखना, इफ नहीं, रेसिप्रोकल ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ रेसिप्रोकल terms of GP also form form a GP with 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 common ratio कॉमन रेशियो 1/r यहाँ पर, ठीक है। या फिर ऐसे लिखना, कॉमन रेशियो विथ
which is common ratio which is reciprocal of parent या फिर ये जो आपका ओरिजिनल जीपी। ठीक है, मतलब ये कह रहा है कि आपका रेसिप्रोकल ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ जीपी, रेसिप्रोकल ऑफ ऑल टर्म्स, ये रेसिप्रोकल से किसका, ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ जीपी। ठीक है, आल्सो फॉर्म अ जीपी, ये क्या कह रहा है, एक जीपी बना रहा है। ठीक है, विथ क्या, विथ कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो विच इज रेसिप्रोकल। कॉमन रेशियो क्या है, जो कि रेसिप्रोकल है किसका, पेरेंट और ओरिजिनल जीपी का। इस जीपी का जो रेशियो है ना 2, क्या है, रेसिप्रोकल है। क्या है, रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो आपको क्या पता चल रहा है, अभी मैंने आपको ये बताया कि क्या, जो कोई आपका जीपी है उसको मैंने रेसिप्रोकल कर दिया तो आपका जो आपका कॉमन रेशियो है ना वो भी क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लेना। तीसरा पॉइंट चलो लिखते हैं, या फिर इसको कुछ और, रेसिप्रोकल ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ जीपी आल्सो फॉर्म जीपी विथ एंड रेशियो आल्सो, यहाँ पर एक और ऐसे ही लिख लेना, आल्सो फॉर्म जीपी। इसके बाद अगर तुम्हें अगर अच्छा नहीं लगता है तो आप एक और सेंटेंस यहाँ जोड़ देना, also form a GP terms of GP, also form GP, also ratio is reciprocal, रेशियो इज रेसिप्रोकल। ठीक है, आप ऐसे भी लिख लेना। ठीक है, रेशियो इज रेसिप्रोकल है नहीं, बिकम, रेशियो बिकम रेसिप्रोकल। ठीक है, आप यहाँ पर ऐसे लिख लेना। इसका मतलब ही वही है, वी चीज का मतलब क्या है कि मैं मेंशन कर दिया था कि इस वाले का, और इसका मतलब क्या है कि आल्सो क्या है, रेशियो बिकम्स रेसिप्रोकल, जो रेशियो होगा वो भी क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है ना, तो दोनों का मतलब सेम ही है। ठीक है, तो अभी 2 हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से इसका, बहुत बढ़िया, यहाँ तक तो आपको दिख रहा होगा। चलो तीसरा प्रॉपर्टी आपका क्या है, तीसरा प्रॉपर्टी भाई साहब, if each term of GP be rise to the same power the resulting sequence also from GP and common ratio। अच्छा कोई बात, पहले समझते हैं। 2 4 8 16 ये आपका क्या है, जीपी है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। हम कहते हैं कि भाई हम इसमें क्या करते हैं ना, सब में पावर बढ़ा देते हैं। क्या करते हैं, पावर बढ़ा देते हैं। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। मतलब कि पावर को क्या करते हैं ना, बढ़ा दे रहे हैं, राइज द पावर। ठीक है ना, तो 2 के पावर हमने 3 कर दिया, 4 के पावर 3 कर दिया, 8 के पावर 3 कर दिया, 11 के पावर 3 कर दिया, यहाँ पर 11 के नहीं 16 की पावर 3 कर दिया। यहाँ पर तुम ध्यान देना ना कि जो भी काम हो रहा है ना सभी टर्म में हो रहा है, कहीं ऐसा मत कर देना कि कुछ और टर्म में तुमने कुछ और कर दिया और आगे के टर्म्स में तुमने कुछ और कर दिया। नहीं भाई, जो काम करना है सब में करना है। ठीक है ना, लेकिन उसका रूल्स है। मैंने क्या क्या किया, पहली बार हमने क्या किया, मल्टीप्लाई डिवाइड किया। दूसरी बार हमने क्या किया, दूसरी बार हमने क्या किया, रेसिप्रोकल कर दिया। तीसरी बार क्या कर रहे हैं, पावर में हम बढ़ा रहे हैं। क्या बढ़ा रहे हैं, जो भी बढ़ा रहे हैं देखते रहना क्या बढ़ा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पावर 1 था, यहाँ 1 था, यहाँ 1 था, यहाँ 1 था, पावर अभी 3 कर दिया, इसकी पावर 3 कर दिया, इसकी पावर 3 कर दिया, इसकी पावर 3 कर दिया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब देखना, ये तो आपका जीपी है। अब इसको इसमें डिवाइड कर दो, 4 बाई का 2 के पावर 3, मतलब 2 के पावर 3 आ गया, 8 बाई 4 के पावर 3, कुछ ऐसे ही होगा, मतलब 2 के पावर 3 हो गया। ये भी हो गया कुछ ऐसा। और इसका देखना 16 बाई 8 के पावर 3, डिवाइड कर रहा है ना कॉमन रेशियो निकालने के लिए। तो मतलब क्या है, ये भी आपका क्या आ रहा है, सबका कॉमन रेशियो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इसका मतलब क्या है, आपका ये भी आपका जीपी है। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज ध्यान देना, क्या ध्यान देना, इसका जो आपका रेशियो है ना, आर है आपका 2, और जो इसका है ना 2 के पावर 3 है। क्या है, 2 के पावर 3 है। क्या है, 2 के पावर 3 है। तो इसका जो आर है ना ये 2 के पावर 3 है, आर डैश। ठीक है, तो क्या देख रहा है, अगर हम किसी जीपी सीरीज का पावर में अगर कुछ बढ़ाते हैं तो कॉमन रेशियो में भी उतना ही बढ़ जाता है। क्या होता है, कॉमन रेशियो में भी उतना ही बढ़ जाता है। समझ रहे हो ना, अगर मैंने 16 के पावर 3 कर दिया, 8 के पावर 3 कर दिया, 4 के पावर 3 कर दिया, 2 के पावर 3 कर दिया, तो देख रहे हो यहाँ पर भी क्या है, उतना ही पावर बढ़ा है जितना हमने बढ़ाया है। ठीक है ना, उतना ही बढ़ा है जितना हमने बढ़ाया है। और ये आपका क्या है, आर है, पिछला वाला आर है आपका। समझ में आ रहा है, तो इसमें भी आपको क्या लिखना है, इसमें आपका लिखना है इफ each term of GP
जीपी बी राइज टू अ सेम पावर राइज टू सेम पावर सेम पावर, ठीक है। द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज द रिजल्टिंग sequence is also a GP, so from GP and GP with GP and common ratio क्या लिखेंगे, बिकम लिखेंगे also raised सेम पावर जो पावर में बढ़ा रहे हैं उतना ही तो हुआ है ना, ज़्यादा तो हुआ नहीं है, 2 गुना हुआ है, उतना ही हुआ है, ठीक है। तो मतलब देखना, इफ ईच टर्म ऑफ जीपी, एक एक टर्म जो है आपका जीपी का बी राइज टू अ सेम पावर, अगर कोई सेम पावर बढ़ा रहे हैं 3 3 3 मतलब यहाँ क्या 3 3 बढ़ा दिया, देन द रिजल्टिंग सीक्वेंस, ये जो रिजल्टिंग सीक्वेंस आया है ना, ये भी क्या है आपका जीपी में, किसमें है, जीपी में है। एंड द कॉमन रेशियो है ना, जो न्यू वाला कॉमन रेशियो आल्सो राइज द सेम पावर, जो कॉमन रेशियो है ना 2, ये भी क्या करेगा, सेम पावर क्या हो गया, बढ़ गया, तो ये आपका क्या हो गया, न्यू वाले का कॉमन रेशियो हो गया, ठीक है। तो समझ में आ गया अभी आपको ये क्या बोला, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट करो, अभी बहुत सारा चीज़ बताना बाकी है यार, अभी देख रहे हैं बहुत टाइम हो गया, देख रहे हैं इतना ही समझाने में, छोटी छोटी चीज़ें ही बताने में ज़्यादा समझ निकल जा रहा है। चलो ठीक है, चौथा पॉइंट लिख दो जल्दी से। जस्ट एक सेकंड रुकना भाई, एक सेकंड रुके रहना आप लोग। हाँ चलिए, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखिएगा। In a finite GP, the product of terms equidistant from beginning and the last, अरे यार पहले तो समझाना होता है मैं भी थोड़ा थोड़ा क्या है फ्लो में बोलते चला जा रहा हूँ। हाँ तो लिखिए, नेक्स्ट क्या है, 2 4 8 16 30, किसमें, जीपी में। तो देखना, इसमें कह रहा है कि अगर आपका जो बिगिनिंग टर्म है वो फ्रॉम सॉरी जो फर्स्ट टर्म है फ्रॉम बिगिनिंग एंड लास्ट, उसका मल्टीप्लाई यहाँ पर करते हैं, 2 × 32 बराबर का 64, एंड सेकेंड टर्म फ्रॉम बिगिनिंग एंड लास्ट, सेकेंड टर्म फ्रॉम बिगिनिंग एंड सेकेंड टर्म फ्रॉम लास्ट, इसका मल्टीप्लाई 64। और अगर आपका ये लास्ट बचा हुआ है, बीच में एक ही है, तो यही बोलते हैं कि ये थर्ड टर्म फ्रॉम बिगिनिंग एंड लास्ट, तो बिगिनिंग से क्या है थर्ड टर्म है, और लास्ट से भी क्या है थर्ड टर्म है, तो इसका जो मल्टीप्लाई है आपका क्या होता है, ऑलवेज सेम होता है। ऐसे ही छोड़ो, ये हमेशा क्या होता है, सेम होता है, क्या होता है, हमेशा सेम होता है, ठीक है। तो इसको एक और थोड़ा सा एग्जांपल लेके चलते हैं, 1 2 4 8 16 3 6 टर्म होगा, सही होगा क्योंकि हमने 5 टर्म के लिए बता दिया। तो फर्स्ट टर्म फ्रॉम बिगिनिंग एंड लास्ट, सेकेंड टर्म फ्रॉम बिगिनिंग एंड लास्ट, थर्ड टर्म फ्रॉम बिगिनिंग एंड लास्ट, ठीक है। तो इसको करेंगे 1 × 32 बराबर का 32, 2 × 16 बराबर का 32, 4 × 8 बराबर का 32। तो फर्स्ट टर्म फ्रॉम बिगिनिंग एंड फर्स्ट टर्म फ्रॉम लास्ट मल्टीप्लाई करा दिया, कितना है 32 आया।
सेकेंड टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, सेकेंड टर्म फ्रॉम लास्ट, इन दोनों मल्टीप्लाई करा तो क्या आ गया 32 आ गया। थर्ड टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, थर्ड टर्म फ्रॉम लास्ट, मल्टीप्लाई क्या गया 32 आ गया। ठीक है, ये तीनों आपस में क्या है, सेम है। क्या है, सेम है, मतलब कि इक्वल है। ठीक है, यहाँ पर सेम का हटा दो, ये इक्वल लिख दो, मतलब कि बराबर है। ठीक है, अब देखना है यहाँ पर कि भैया बीच में एक ही बचा था, यहाँ पर आपने क्यों कर दिया, बहुत से लोगों का कंफ्यूजन होता है, तो मैं भाई आपको फिर से बता देना चाहता हूँ, एकदम क्लियर कर देना चाहता हूँ। क्या, फर्स्ट टर्म फ्रॉम बिगिनिंग एंड फर्स्ट टर्म फ्रॉम लास्ट, तो इसको ऐसे कहते हैं मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन ऑफ, एन लिखना भूल गया, मल्टीप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट टर्म फ्रॉम बिगिनिंग एंड फर्स्ट टर्म फ्रॉम लास्ट इक्वल्स टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेकेंड टर्म फ्रॉम बिगिनिंग एंड सेकेंड टर्म फ्रॉम लास्ट। जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनना, मैं क्या लिख रहा हूँ उसको मत देखो, समझ में ही नहीं आया क्योंकि मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है, इतने में तो मैं क्या करता, नीट निकाल लेता, डॉक्टर बन जाता। अब देखना, मल्टीप्लीकेशन ऑफ थर्ड टर्म, थर्ड टर्म फ्रॉम बिगिनिंग एंड थर्ड टर्म फ्रॉम लास्ट, तो देखना थर्ड टर्म फ्रॉम बिगिनिंग एंड थर्ड टर्म फ्रॉम लास्ट। ठीक है ना, तो देखना थर्ड टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, तो हम देखो करते हैं कुछ, भैया हमको ये नहीं पता है इसमें क्या लिखा है, छोड़ दिए, चलो थर्ड टर्म फ्रॉम बिगिनिंग चाहिए ना, थर्ड टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म हो गया। अब हमें क्या चाहिए, थर्ड टर्म फ्रॉम लास्ट, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म हो गया। बराबर है कि नहीं हमसे नहीं मतलब है, हम नहीं जानते, हमको रूल पता है बस, क्या कि इक्वी डिस्टेंट मल्टीप्लीकेशन ऑफ इक्वी डिस्टेंट एलिमेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड लास्ट इज ऑलवेज सेम। इक्वी डिस्टेंट मतलब क्या है, फर्स्ट टर्म इधर से तो फर्स्ट टर्म इधर से, सेकंड टर्म इधर से तो सेकंड टर्म इधर से, थर्ड टर्म इधर से तो थर्ड टर्म इधर से, समझ रहे हो ना। इवन अगर तुम बोल रहे हो कि स्टार्टिंग से फोर्थ टर्म और लास्ट से फोर्थ टर्म ना, तो देखना वो भी सेम ही है। कैसे, स्टार्टिंग का फोर्थ टर्म मतलब क्या है, 1 2 3 4 16 इंटू लास्ट से फोर्थ टर्म 1 2 3 4, क्या हो गया 16 चौके 64, और 64 ही तो लिखा हुआ है, समझ गया, 64 ही तो लिखा हुआ है ना। मतलब भाई कि मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान देना, मल्टीप्लीकेशन ऑफ इक्विडिस्टेंट एलिमेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड लास्ट इज ऑलवेज सेम। क्या होता है, इज ऑलवेज सेम। ठीक है ना, तो देखना आप उसी को यहाँ पर लिख लेना है, इसको आप एग्जाम्पल के तौर पे लिख लेना। ठीक है, एक चीज और, हाँ हाँ थोड़ा सा बता दो, यहाँ पर नोट करके आप और लिख लेना, क्या कि एडिशन ऑफ इक्विडिस्टेंट एलिमेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड लास्ट इज ऑलवेज सेम। किसमें, एपी में, किसमें, एपी में। यहाँ पर आपको एपी में लिखना है, किसमें, कि जब हम आपको एडिशन करते हैं तो इसमें क्या होता है, सेम होता है। और वही चीज यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। ठीक है ना, इसका मतलब कि अगर हम जीपी में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपस में क्या रहेगा, सेम रहेगा, और एपी में हम सम करेंगे तो क्या रहेगा, आपस में सेम रहेगा। समझ में आया, ठीक है, बहुत अच्छी बात, समझ में आ जाना चाहिए, नोट करके वहां पर आपको लिख लेना चाहिए ताकि आपको याद रहे। नहीं लिखोगे तो अपनी पैरों पे कुल्हाड़ी आप खुद से मारोगे। ठीक है, कोई बात नहीं, तो चलिए लिखते हैं। लिखते क्या है, इन द फाइनाइट जीपी ना, इनफाइनाइट रहेगा तो कुछ पता ही नहीं चलेगा। इन द फाइनाइट जीपी, बुक से ही लिखवा देते हैं क्या अच्छे से। इन द फाइनाइट जीपी द प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग, अरे भाई बहुत बड़ा है, जीपी द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन आप लोग लिख लेना, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टर्म, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टर्म। ठीक है, टर्म्स, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंस, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड फ्रॉम स्टार्टिंग लिख लो, क्योंकि उसमें भी स्टार्टिंग लिखवाया था ना, स्टार्टिंग एंड लास्ट, स्टार्टिंग लास्ट, लास्ट या फिर एंड। स्टार्टिंग है तो यहाँ पर एंड लिख देना, एंड ऑलवेज सेम एंड इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ
प्रोडक्ट ऑफ, ऑलवेज सेम का मतलब वैसे लिख लेना, या फिर इक्वल AQUAL, भाई मैं क्या लिख रहा हूँ, राइटिंग में समझ नहीं आएगा, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। ठीक है, मतलब ये है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो ये कह रहा हूँ कि इन द फाइनाइट सीरीज, फाइनाइट मतलब आपका इनफाइनाइट जीपी भी आएगा इसमें, चिंता की बात नहीं है, फाइनाइट जीपी, द प्रोडक्ट ऑफ टर्म, प्रोडक्ट ऑफ टर्म इक्विडिस्टेंट फ्रॉम स्टार्टिंग मतलब स्टार्टिंग से, एंड द लास्ट इज ऑलवेज सेम। देखो इसका प्रोडक्ट क्या है, सेम, ऑलवेज क्या है, सेम, सेम है, ठीक है ना। एंड इक्वल टू, एंड इक्वल टू का कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पर देख लेना, एंड इक्वल टू ये अलग से थोड़ा क्या करना है, थोड़ा सा क्लैरिटी दे रहा है। एंड इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, एंड इक्वल टू क्या है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, किसके इक्वल है, सबके बराबर है, किसके बराबर है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म के बराबर है, ठीक है ना। तो बाकी अब कुछ करना नहीं था, बस नहीं था, ठीक है ना। अब उसके बाद छोटी छोटी और जो है उसको मैं दिखाई दे रहा हूँ, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। पांचवा, पांचवा क्या है, थ्री नॉन, अरे हाँ चलो लिखिए, बताते हैं। कह रहा है कि आपके पास अगर थ्री नॉन जीरो जीरो टर्म्स ऑफ जीपी, थ्री नॉन जीरो टर्म्स ऑफ जीपी, तो थ्री नॉन जीरो टर्म्स ऑफ जीपी है ना, बी और सी मान लेते हैं, ए बी सी मान लेते हैं जीपी। तो इसमें क्या है ना कि रिलेशन है, क्या है, एक रिलेशन बनता है, कौन सा रिलेशन, रिलेशन का मतलब एक एक्सप्रेशन बनता है, ठीक है ना। कैसा, अभी हम बताएं कि इसका इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, सेम होता है। तो देखना, जो मैंने पिछला बार बताया था ना प्रॉपर्टी, अभी इसके पहले वही प्रॉपर्टी यहाँ पर लगेगा, फर्स्ट टर्म एंड फर्स्ट टर्म फ्रॉम बिगिनिंग एंड फर्स्ट टर्म फ्रॉम लास्ट, तो फर्स्ट टर्म फ्रॉम बिगिनिंग एंड फर्स्ट टर्म फ्रॉम लास्ट इक्वल्स टू सेकेंड टर्म फ्रॉम बिगिनिंग एंड सेकेंड टर्म फ्रॉम लास्ट। तो ए सी बराबर का बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर बराबर का ए सी, क्या भैया ये आपका है। और भैया हम अगर जीपी जानते हैं तो हमको ये पहले ही सब लोग बता देते हैं, बाकी प्रॉपर्टी बताते ही नहीं, बाकी नहीं बताते, बताते क्यों, क्योंकि उनको खुद अच्छे से नहीं आता रहता है, ठीक है। तो आपका बी स्क्वायर बराबर ए सी आया कहाँ से, पिछली वाली प्रॉपर्टी से, ठीक है। तो हो गया, याद कर लेना इसको, ठीक है। इसमें क्या है, ए बी सी आपके किस में होना चाहिए, जीपी होना चाहिए, तभी आपका क्या होगा, लगेगा, ठीक है। अगला है, इफ द टर्म्स ऑफ जीपी आर चूजन एट रेगुलर इंटरवल देन, अच्छा ओके ओके, हाँ ये तो एपी में भी था, भूल गया था, ये वाला टर्म भी एपी में था, जिसमें क्या था, इसमें था बी बराबर ए प्लस का सी बाई का टू निकालना था, यहाँ पर क्या है, बी स्क्वायर बराबर का ए सी निकालना है, ठीक है। तो उसमें क्या था कि बी बराबर का ए प्लस का सी बाई का टू निकालना था एपी में, यहाँ पर एपी करके आप नोट करके लिख लेना, ठीक है, एपी करके नोट करके लिख लेना भाई। मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनो ध्यान से, जब तुम कॉपी अपना, क्या है तुमको जो मैं बोल रहा हूँ कि इस तरीके से कॉपी बनाओ, तो जाहिर सी बात है मैं तुमसे ज़्यादा बेहतर जानता हूँ नोट्स बनाने के मामले में, कि इसको ऐसे बनाना है, तभी तुम्हारे दिमाग में घुसेगा, समझ में आया। क्योंकि तुम कॉपी अच्छे से नहीं बनाओगे, फिर रिवीजन करते टाइम क्या करोगे, सिर्फ लगोगे सीनियर्स को खोजने, लगोगे इधर उधर परेशान होने कि हमको ये नहीं तैयार हो रहा, वो नहीं तैयार हो रहा, इसलिए जैसे बोल रहा हूँ वैसे कॉपी तैयार करो। मैं बोल दिया कि जीपी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर लिखा दिया, तो नोट करके आप यहाँ पर एपी का लिख लो, ताकि जब तुम इसको रिवीजन करो तो उस टाइम तुम्हें दिमाग में आना चाहिए, अरे भाई एपी में तो ये होता है, आप उसको उस टाइम रिलेट कर सको और तुम्हें हमेशा के लिए याद हो जाए, ठीक है ना। लिखना, इफ द टर्म्स ऑफ जीपी, हाँ ये लिखना, वन टू, सॉरी वन टू नहीं, टू फोर 8 16 32 64, ये मैं कह रहा हूँ कोई आपका क्या है जीपी है, ऐसे ही चलता जा रहा है, तो इसका क्या है, आर बराबर क्या आपका 2 है। अगर मैं कहूँ कि अगर इसका कोई हम जो इंटरवल के माध्यम से अगर हम इसके एलिमेंट्स को हटाते चल जाए, इंटरवल्स का माध्यम क्या है कि ऐसे 4 को हटाया, 2 को छोड़ा, 4 को हटाया, फिर 8 को छोड़ूंगा, फिर 16 को हटाऊंगा, फिर 32 को छोड़ूंगा, 64 को उठाऊंगा, ठीक है ना। तो देखना हटाता हूँ, 2 को लिया, 4 को छोड़ दिया, 8 को लिया, 16 छोड़ दिया, 32 लिया, 64 छोड़ दिया, 28 ले लिया, ये हो गया। तो ये भी क्या है, इसमें डिवाइड करो, 8 बटेगा 2 क्या आ गया, 4 आ गया, 32 बाई का 8 क्या आ गया, 4 आ गया, 128 बाई का 32 कितना आ गया, 4 आ गया। इसका मतलब क्या है, ये भी आपका क्या बन रहा है, जीपी बन रहा है, क्या बन रहा है,
जीपी बन रहा है। क्या बन रहा है? जीपी बन रहा है। तो देखना ये आपका क्या है, 2 के पावर 2 आया है। अब ध्यान देना, अगर मैं बोलूँ कि 2 के बाद हम ये 2 टर्म को हटा रहे हैं तो क्या है, इस दोनों को देखना, यहाँ पर मैं अलग लिख रहा हूँ, वहाँ पर अलग लिख रहा हूँ। अब क्या है, दो एलिमेंट को हटा रहे हैं, 2 एलिमेंट को हटा दिया, क्या गया 16 आ गया। अब इसको और इसको हटा दिया तो क्या गया 120 का 8 आ गया। तो ऐसे ही आपका एलिमेंट आएगा। ठीक है, हम दो एलिमेंट हटा रहे हैं। अब देखना ये क्या है, 16 बाई का 2 क्या गया 8 आ गया, 128 बाई का 2 क्या आ गया आपका, ये भी 8 आ गया। तो देखना ये भी क्या है सेम, इसका मतलब क्या है, ये भी जीपी बन रहा है। और क्या 2 के पावर 3 है, क्या है 2 के पावर 3 है। ठीक है ना। तो मैं वही कह रहा हूं कि अगर आपका कोई अगर जीपी है और उसके इंटरवल्स जो है ना, जो टर्म्स है वो इंटरवल के माध्यम से चुनिए। मतलब ये इंटरवल मतलब कि पहला चुन लिया, दूसरे इसको दूसरे छोड़ दिया, तीसरा चुन लिया, चौथे छोड़ दिया, पांचवा ले लिया, छठे छोड़ दिया। तो ये जो जीपी बन रही है ना, ये भी आपका क्या है, सॉरी ये जो सीरीज बन रही है ना, ये भी आपका क्या है, जीपी है ना। तो टर्म्स चूजन एट अ रेगुलर इंटरवल, क्या है रेगुलर इंटरवल, मतलब हमने एक को छोड़ करके एक को लिया है, एक को छोड़ करके एक को लिया है। ठीक है ना। अब मैं बोल रहा हूँ ये वाला सीरीज में बनाना है। इसमें क्या करना है, हम टर्म्स को चूज कर रहे हैं और हम दो दो वैल्यूज को छोड़ रहे हैं ना, दो दो वैल्यू को छोड़ रहे हैं। हमने इसको लिया, इन दोनों को छोड़ दिया, इसको ले लिया, मतलब वैल्यूज को चूज कर रहे हैं रेगुलर इंटरवल के माध्यम से। रेगुलर इंटरवल क्या है कि दो दो को छोड़ते हुए जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, ये और ये हमारा क्या है रेगुलर बन रहा है ना, कि हम इसके बीच में दो छोड़ दिए, अगला वाला का जो एलिमेंट हम चूज करेंगे उसके बीच में भी दो एलिमेंट को छोड़ देंगे, तो इसके बाद कौन सा आता है 128 आता है। तो 128 और 16 के बीच में हमने दो वैल्यू को छोड़ दिया। तो देखो यहाँ पर भी 2 के बीच, 2 और 16 के बीच में ये दोनों छोड़ दिया, और 16 और 128 के बीच में ये दोनों छोड़ दिया। मतलब क्या कर रहे हैं कि हम वैल्यूज को इक्वल इंटरवल में क्या कर रहे हैं, छोड़ते चले जा रहे हैं। या फिर हम बोलेंगे कि जो वैल्यूज है ना, हम इसको ले रहे हैं कैसे, इक्वल इंटरवल्स में ले रहे हैं, कि बीच का वैल्यू जो दो मैंने छोड़ा था तो इसके बीच में भी दो वैल्यू छोड़ेंगे, या फिर अगले की दो वैल्यू छोड़ेंगे। ऐसे ही दो दो वैल्यू छोड़ के ही हम वैल्यूज को उठाएंगे। या फिर अगर हम तीन वैल्यूज को छोड़ रहे हैं, 32 ले रहे हैं, तो 32 के बाद हमें तीन वैल्यूज छोड़नी पड़ेगी और चौथा वैल्यू हमें लेना पड़ेगा। तो वो क्या बनाएगा, वो भी आपका क्या होगा, जीपी बनाएगा। वो भी क्या बनाएगा आपका, जीपी बनाएगा। क्या बनाएगा वो आपका, जीपी बनाएगा। तो भाई मेरे इसको तुम ऐसे नोट कर लो। मैं छोटा सा इंग्लिश में लिख देता हूँ जो इसका प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसको देखना लिखता हूँ क्या है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, if the terms of GP, if the terms of GP chosen at regular interval ठीक है, interval, then क्या है, चूजन है ना, चूजन एट रेगुलर इंटरवल हम ले रहे हैं, देन द न्यू सीरीज इज आल्सो फॉर्म अ जीपी। ये क्या कर रहा है, जीपी बना रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, जीपी बना रहा है। तो मैंने अभी आपको बताया क्या बना रहा है, जीपी बना रहा है। ठीक है, और एक बात और ध्यान रहे, क्या यहाँ पर तुमने कुछ नोटिस किया, भैया हमने तो नहीं किया, हम कराएं, जरूर कराते हैं। कॉमन रेशियो क्या है, अगर हमने एक एलिमेंट छोड़ा तो एक गैप दो गैप, तो देखो एक एलिमेंट छोड़ा था तो कॉमन रेशियो क्या हो गया था, स्क्वायर हो गया था। दो वैल्यू छोड़ा था तो 8 आया था ना, अभी पीछे जो आया था 8 आया था। अगर नहीं तो आप थोड़ा सा 20 सेकंड पीछे जाओ, 20 से 25 सेकंड, तो देखो यहाँ 8 आया था। इसका मतलब क्या है, 2 के पावर 3। इसका मतलब कि जितनी वैल्यू हम छोड़ेंगे उससे एक ज्यादा क्या रहेगा, पावर में बढ़ा रहेगा। किसका, कॉमन रेशियो होगा। कौन सी सीरीज का, जो नया सीरीज हमारा आएगा, क्या आएगा, जो नया सीरीज हमारा आएगा। तो भैया हो आप इसको क्या करना, नोट करके लिख लेना, हिंदी में लिख लेना। क्या करें, हिंदी में लिख लेना, क्योंकि ऐसा कोई लिखा नहीं है, लेकिन मैं अपने नोट्स में लिखा था। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेना, अगर अगर हम नई सीरीज, ऐसे सीरीज बनाते हैं कैसे बनाते हैं बाय चूजन एलिमेंट एट रेगुलर इंटरवल, तब देन या फिर तब
देन देन कॉमन रेशियो इक्वल्स टू, यहाँ पर लिखना प्रीवियस रेशियो, प्रीवियस मतलब कॉमन रेशियो। अब यहाँ पर लिख सकते हैं पिछले वाले रेशियो, कॉमन रेशियो के पावर में, पिछले वाले कॉमन रेशियो के पावर में कितने एलिमेंट छोड़े हैं, जितने एलिमेंट्स छोड़े हैं, जितने एलिमेंट्स क्या है, ये एक दो छोड़े हैं, जो भी एक छोड़े हैं प्लस का 1 हो जाता है। क्या होता है? प्लस का 1 हो जाता है। प्रॉपर्टी दिया रहेगा तो ठीक है, नहीं दिया रहेगा तो कोई बात नहीं, हमने ऐसे हिंदी में लिख रखा है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि आपको ये सटीक पता रहता थोड़ा सा, ठीक है। अब ऐसे नहीं बार बार डिवाइड करते चले जाओ, छोटी छोटी चीज़ें क्या है आप अपने हिंदी में लिखे रहोगे, हाईलाइटर मारे रहोगे, नोट्स देखने में भी अच्छा लगेगा और सटीक आपको दिमाग में बैठेगा भी, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लेना, क्या कर लेना, नोट कर लेना, ठीक है। ऐसे मैंने बस लिख दिया है, आपको खुद से लिखना है, मैं जो बोला हूँ उसको सुन सुन करके लिखना, ठीक है। वीडियो है, पॉज कर करके देख लो, ठीक है। लाइव क्लास तो है नहीं कि अब मैं वेट कर करके आपको बताऊंगा, तो वीडियो है, पॉज कर करके आप देखते चले जाओ, ठीक है। हाँ, तो चलते हैं आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर। ये एक छोटी सी बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी है कि एक क्वेश्चन करा दूं मैं, प्रॉपर्टी पे ही लिख लो, छोड़ो। ये कह रहा है कि इफ, इसको एग्जांपल नहीं दे रहा क्योंकि इसका एग्जांपल आगे है एक, तो आपको एग्जांपल नहीं दे रहा। इफ a1 a2 an किसमें, जीपी में है, देन log a1 log a2 log an किसमें होगा, ये एपी में होगा, एंड वाइस वर्सा। कि अगर आपका ये एपी में दिया है तो ये आपका जीपी हो जाएगा, और अगर ये आपका जीपी दिया हुआ है तो इसका अगर लॉग ले लोगे तो क्या हो जाएगा, ये एपी हो जाएगा। आप यहाँ पर एक नोट करके लिख लेना, क्या नोट, जीपी है, लॉग ले लिया तो एपी बन गया, और इसका हम क्या कर दिए, एंटी लॉग कर दिए, तो क्या हो गया आपका जीपी बन गया, क्या बन गया, जीपी बन गया। तो आपको ऐसे करके नोट करके लिख लेना है, क्या करना है, नोट करके लिख लेना है, ठीक है। तो अब चलो एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद सम वाली प्रॉपर्टी लिख लेंगे, सम वाला फॉर्मूला क्या होता है, उसके बाद हम आपका क्वेश्चन कराते चले जाएंगे, ताकि आपको सारा चीज़ क्लियर होते चला जाए, ठीक है। चलो ठीक है, दे रहा है क्वेश्चन है, इफ ए कामा बी कामा सी आर इन जेपी, देन log a log b log c आर इन, ठीक है। तो तुम्हें तो पता है प्रॉपर्टी से कि ये जी सॉरी एपी में होगा, लेकिन इनको प्रूफ करना है कैसे, सॉल्यूशन। जीपी में तो बी स्क्वायर बराबर रहेगा ए सी, अभी मैंने आपको प्रॉपर्टी से बताया, ठीक है। दोनों साइड लॉग ले लो, तो लॉग बी स्क्वायर लॉग ए सी, ठीक है। इसको करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 लॉग बी, और इसको करोगे तो क्या, लॉग ए प्लस का लॉग का सी। तो देखना कह रहा है कि ये किस में है ना, तो हम इसको करते हैं 2b बराबर का ए प्लस का सी, तो b बराबर का ए प्लस का सी बाई का 2। ये क्या है, एपी का प्रॉपर्टी है। एपी का प्रॉपर्टी का क्या मतलब, ए कामा बी कामा सी किस में है, एपी में, ठीक है। एक बात और ध्यान से देखना, क्या कि अगर ये तुम्हारा बी लिखा हुआ है तो ये बी तुम्हारा बीच में रहेगा, क्या रहेगा, बीच में रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर आपका बी बीच में लिखा हुआ है तो जो बीच में लिखा रहता है उसका ही स्क्वायर होता है जीपी में, और एपी में क्या है, जो बीच में लिखा रहता है उसका यहाँ पर 2 टाइम्स होता है, मतलब कि अकेला रहता है, समझ रहे हो ना, अकेला रहता है, ठीक है। तो वो आपको ध्यान रखना है कि अगर जो यहाँ पर बी दे रहा है वो उसको बीच में रखना है, जो यहाँ पर बी है उसको भी क्या करना है, बीच में रखना है। कहीं ऐसा इसको गलती से ऐसे मत लिख देना कि बी ए सी आर इन ए पी, बी ए सी आर इन ए पी का मतलब होता है ए बराबर बी प्लस सी बाई का 2, ए बराबर बी प्लस सी बाई का 2 आपका ये हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको क्या कह रहा है कि ए बी सी आपका एपी में होना चाहिए, बी ए सी एपी में नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो आपको ध्यान देना है, छोटी छोटी चीज़ों को भी ध्यान देना है। तो हमने ए किसको मान रखा था, लॉग ए को, बी किसको मान रखा था, लॉग बी को, और सी किसको मान रखा था, लॉग सी को। तो ये क्या हो जाएगा, एपी में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टी हो जाएगा। तो हमने आपको ये 3 टर्म के लिए प्रूफ करके दिखा दिया, ठीक है ना। जाहिर सी बात है आपको समझ में आ गया होगा, आप बड़े वाले टर्म्स के लिए भी प्रूफ कर लोगे, ठीक है ना, कोई बात नहीं।
तो अब चलते हैं आपकी फॉर्मूले पर। किस पे? ये तो हो गया आपका प्रॉपर्टीज, कोई बात नहीं। अब आते हैं एक अच्छा सा फॉर्मूला। अगर आपका कोई जीपी दिया हुआ है तो सम कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। सम ऑफ जीपी सीरीज, सम ऑफ जीपी, ठीक है ना। आपको सम निकालना है तो कैसे निकालोगे, ठीक है। तो आप पहले कुछ मत करो, एक नॉर्मल सा फॉर्मूला लिख लो। सम ऑफ जीपी ना, तो सम ऑफ फर्स्ट फर्स्ट FIRST nth सम ऑफ जीपी, फर्स्ट nth टर्म ना, तो SN बराबर का दो फॉर्मूला था क्या, A इंटू आर के पावर n माइनस वन अपन का r माइनस का वन, क्या होता है, ये होता है फॉर्मूला। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। कब? जब r 1 के बराबर ना हो, क्योंकि 1 के बराबर होगा तो ये इन्फाइनाइट हो जाएगा। और a इंटू का r होता है कब, जब r बराबर आपका 1, सॉरी a इंटू n होता है कब होता है, जब आप r क्या हो आपका 1 के बराबर हो, ठीक है। अब आप कहोगे भैया क्या लिखा है, तो लिखा कुछ नहीं, यहाँ पर बस आपको ऐसे कर लेना है क्या, a बराबर फर्स्ट टर्म r बराबर का कॉमन रेशियो, ठीक है। देखो ये सब साफ साफ लिख रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। जो पिछला मैं लिखवा रहा था ना खूब अंग्रेजी अंग्रेजी, ठीक है ना भाइयों, मैं बता दिया एक बार, तुम्हारे दिमाग में बस गया, वो हो गया, ठीक है। अब क्या है यहाँ पर थोड़ा सा वेयर क्या है, ये सब क्या है, थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो ये क्या है आपका फर्स्ट टर्म है, किसका, जीपी सीरीज का, जिसका ये चल रहा है, ठीक है। आर क्या है, कॉमन रेशियो, किसका, जो ये जीपी आपका चल रहा है, ठीक है ना। तो अगर आपका रेशियो आर 1 के बराबर नहीं है तो आप कुछ भी निकाल सकते हो, कुछ सॉरी आर अगर आपको 1 को छोड़कर कुछ भी है तो आप इसका सम निकाल सकते हो। लेकिन सम निकालना कब है, सम निकालना है अगर आपके पास 1 हो, 2 हो, 4 हो, 8 हो, अगर कुछ यहाँ पर जाकर के यहाँ पर रुक जाए मतलब स्टॉप हो जाए, मतलब जैसे यहाँ पर मैं बोल दिया कि 1024 तक जाना है, तो यहाँ पर क्या है, तुमको 1024 तक ही जाना है, मतलब तुमको स्टॉपेज पॉइंट हो, मतलब क्या है फर्स्ट nth टर्म, मतलब क्या है आपका स्टॉपेज पॉइंट हो। कहीं ऐसा ना हो कि आपको ये बोल दिया जाए इनफाइनाइट तक, तो इनफाइनाइट वाला फॉर्मूला अलग है। अगर आपको कहीं रुक रहा है मतलब nth टर्म तक निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला ये है, ठीक है। अब देखना, मैं एक छोटा सा चीज बताता हूँ, क्या मैं बोल दूं 1 2 4 8 16 में, ठीक है ना, इसमें तुमको निकालना है S5 सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म, 1 2 3 4 5, 5 टर्म निकाल लो, तो 16 और 8 कितना हो जाएगा, 24 और 36 और 31, ठीक है 31 हो गया। तो हमने क्या है लिमिट कर दिया, मतलब फर्स्ट 5 टर्म, ठीक है। और अगर मैं बोल दूं कि नहीं मुझे क्या है सारे टर्म का चाहिए, तो सारे टर्म कहाँ तक है, इनफाइनाइट तक, ठीक है ना। तो अब तुम इसका जब एडिशन करोगे ना तो ये तुम्हारा क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा, क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा। तो जाहिर सी बात है तुमको ये तो पता चल गया कि अगर आर हमारा क्या है यहाँ पर 2 है और 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा है ना, तो इसमें जाहिर सी बात है इसमें तुम ऐसे निकालोगे ना, तो तुम nth टर्म अप टू nth टर्म तक का ही निकालोगे, और s इनफाइनाइट निकालोगे ना तो इनफाइनाइट ही आएगा। मे भी इनफाइनाइट भी आ सकता है और माइनस इनफाइनाइट भी आ सकता है। कैसे? अगर यहाँ पर आपका a अगर आपका क्या है नेगेटिव हो तो हर जगह a जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट जाएगा, ठीक है ना। तो ये किस पे डिपेंड करेगा, ये a पे डिपेंड करेगा, इनफाइनाइट या फिर माइनस इनफाइनाइट आएगा, ठीक है। तो इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट रियल वैल्यू के लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता, अनडिफाइंड होता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है तुम इसके लिए ये सब नहीं निकाल पाओगे, तो इसको लिखने का कोई मतलब है नहीं। इसका मतलब कि फॉर इनफाइनाइट या फिर फॉर इनफाइनाइट SN DNE डज नॉट एग्जिस्ट, या फिर फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, ऐसे लिखो फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स SN डज नॉट एग्जिस्ट, क्या SN डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। डज नॉट एग्जिस्ट कब है, जब ये R आपका क्या था 1 से बड़ा था, क्या था 1 से बड़ा था। अब देखना, अगर मैं बोल दूं कि भैया R मेरा क्या है ना 1 से छोटा हो जाए, तो हम 1 से छोटा जब R को रखेंगे तो यहाँ पर तो मान लो कि यहाँ -2 आएगा, +4 -8, यहाँ पर कुछ आएगा।
ये क्या है आपका अल्टरनेट बन रहा है, क्या बन रहा है, अल्टरनेट बन रहा है। तो अगर मैं बोलूं कि कुछ टर्म तक जाके तुम्हें लिमिट लिमिट है, मतलब तुम्हें कुछ टर्म तक रुक जाना है, ठीक है ना। अभी यहाँ पर देखना दो चीज मैंने बताया, क्या, अगर एन टर्म तक निकालना है तो तुम निकाल लोगे कब, जब आर वन से बड़ा होगा, और तुमको अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स तक निकालना है, आर वन से बड़ा है, तो तुम्हें नहीं निकलेगा वैल्यू, क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट आएगा। अब देखना यहाँ पर आर अगर -1 से छोटा हो, ठीक है ना, यहाँ पर देखना थोड़ा सा, आर -1 से छोटा हो तो हमने यहाँ पर क्या ले रखा है, आर बराबर का -2 ले रखा है, जो कि -1 से छोटा है। तो हमें बोल दिया कि 1 2 3 4 5 टर्म्स का निकालो, ठीक है ना। तो 1 1 -2 -1 हो गया, और 4 रखेंगे 3 हो गया, 3 को इसमें माइनस का 5 हो गया, और यहाँ पर करेंगे 11 हो गया। मतलब कि यहाँ पर वैल्यू तो निकल गया। लेकिन मैं अगर बोलूँ कि ये आपको कहाँ तक जाना है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स तक जाना है, ठीक है। तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव आपको पता चल रहा है, नहीं, तो आपको कुछ ऐसा सीक्वेंस बनाना पड़ेगा जिससे निकल जाए। आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ सीक्वेंस बनाना पड़ेगा। तो कैसे करोगे, इसमें करोगे तो -1 आएगा, इसमें करोगे तो क्या आएगा, -4 आएगा, जब अगले वाले में करोगे तो -16 आएगा। तो माइनस 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 आप निकाल लो, देखो यहाँ पर भी कुछ सीक्वेंस बनेगा। तो जैसे 4 हो गया, 16 हो गया, अब इसके बाद क्या होगा कि 4 का मल्टीप्लाई में चल रहा है ना, यहाँ का 64 होगा माइनस का। अब देखना, इसको हम थोड़ा सा हटा देते हैं, ये भी आपका कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट टर्म्स तक जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट टर्म्स तक जा रहा है। माइनस कॉमन कर लिए तो 1 हो गया, 4 हो गया, 16 हो गया, कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट टर्म्स तक जा रहा है, ठीक है। तो ये भी देखो आपका क्या बन रहा है, इनफाइनाइट सीरीज बन रहा है, जिसमें आर आपका क्या है, ग्रेटर देन 1 है। इसका मतलब कि इसका जो वैल्यू आएगा ना, सम, ये जो सम आएगा, ये जो सम आएगा, ये जो सम आएगा आपका, ये क्या हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट आएगा। क्यों, क्योंकि ये इनफाइनाइट आएगा ना मेरे भाई, क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा, क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा। तो आपको ये भी तो पता चल गया यहाँ पर कि अगर आपका एस इनफाइनाइट निकालना है तो ये डज नॉट एग्जिस्ट आएगा, कब, जब आर आपका -1 से छोटा हो, क्या हो, -1 से छोटा हो, क्या हो, आर आपका क्या हो, -1 से छोटा हो। अब आप कहोगे भैया मैंने आज तक कभी पढ़ा ही नहीं, भैया आपको सब ऐसे कोई नहीं बताएगा, फॉर्मूला लिखवा दिया। ये क्यों होगा, ये क्यों होगा, कोई नहीं बताता। जो मैं बता रहा हूँ ध्यान से सुनना, मैं जो बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो अभी देखो मैंने जो बताया, ये फॉर्मूला तुम इसको नोट कर लो, ठीक है, ये फॉर्मूला तुम इसको पहले नोट कर लो, ठीक है। उसके बाद एक और फॉर्मूला नोट करो, ठीक है ना। मैं इस चीज को फिर से बताता हूँ, इस चीज को मैं क्या करता हूँ, फिर से बताता हूँ। अभी तुमको ये तो पता है कि अगर तुमको फाइनाइट नंबर ऑफ एन तक निकालना रहेगा तो तुम सब निकाल लोगे इस फॉर्मूले से, तुम्हें ये क्लियर हो गया। फॉर्मूला लगाना है, तुम्हें निकाल लेना है, ठीक है। अब देखना, मैं फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ, एक सम ऑफ द इनफाइनाइट सम ऑफ फर्स्ट सम ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। अब सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी, अगर ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स तक रहेगा तो आपको सम क्या होता है ये देखना। तब कहता है कि अगर सम आपको निकालना है तो ए अपान का 1 माइनस का आर होता है, लेकिन आर क्या है आपका, लेस देन 1 होना चाहिए, मॉड ऑफ आर लेस देन 1 होना चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि -1 से बड़ा और 1 से छोटा होना चाहिए, किसका, आर को, किसको होना चाहिए, आर को, -1 से बड़ा और 1 से छोटा होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये आपका कह रहा है कि आपका ये क्या है, अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, जैसे 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 4 लिख दिया, 8 लिख दिया, डॉट डॉट डॉट, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। इसमें क्या है, आर आपका क्या है, आर है बराबर का 2 लिख दिया, ग्रेटर देन 1 हो गया। तो मैं देखो अभी क्या है, फिर से मैं वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, फिर से वो चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो मैंने बताया अभी। मैं इसमें क्या है कि अगर मैं इसको ऐड करना चाहूँ तो 1 3 7 8 15 ऐड करता चला जाऊंगा, यहाँ तक जाऊंगा, जाहिर सी बात है इनफाइनाइट आएगा। और इनफाइनाइट ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, रियल नंबर है, रियल नंबर में एग्जिस्ट नहीं करता। इनफाइनाइट आपका एग्जिस्ट करता है रियल नंबर के, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड रियल नंबर, डबल आर स्टार, स्टैंडर्ड रियल नंबर में एग्जिस्ट करता है, या फिर स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर में एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना, या फिर, हाँ इतना ही। इनफाइनाइट आपका स्टैंडर्ड रियल नंबर और स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर में एग्जिस्ट करता है, जो कि हायर मैथमेटिक्स है, तुम्हें यह चीज नहीं पढ़ना है, ठीक है। इनफाइनाइट आपका रियल नंबर में एग्जिस्ट करता ही नहीं है, इसीलिए आपको बोला जाता है कि रियल नंबर माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट के बीच में होता है। इसका मतलब क्या है कि ओपन है, मतलब कि इनफाइनाइट आपका है ही नहीं। अगर गलती से कोई बोल दे कि माइनस इनफाइनाइट ऐसे, और आपका माइनस आपका रियल नंबर कुछ ऐसे होता है, तो ये कभी आप किसी भी बुक में नहीं देखोगे और कोई भी टीचर नहीं पढ़ाता। क्यों, क्योंकि रियल नंबर में इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट इंक्लूड होता ही नहीं है, ठीक है ना। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप इसको ऐड करते चले जाओगे तो क्या आएगा आपका, इनफाइनाइट, जो कि रियल नंबर नहीं है। इसका मतलब कि इसका सम अप टू इनफाइनाइट डज नॉट एग्जिस्ट है, क्या है,
डज नॉट एग्जिस्ट है, क्योंकि जो रियल नंबर है और सॉरी इनफाइनाइट है, और इनफाइनाइट का मतलब क्या है, कुछ नहीं, हमको पता ही नहीं है क्योंकि रियल नंबर में होता ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट है, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है हमारे हिसाब से। समझ रहे हैं, इनफाइनाइट होना एग्जिस्ट करना थोड़ी होता है। अब जो बाहर ही चला गया, अब कितना जा रहा है हमको थोड़ी पता है, कितना जा रहा है हमको थोड़ी पता है। या फिर अगर तुमको इनफाइनाइट भी लिखना है तो वो रियल नंबर से बाहर है, तो इसका मतलब सीधे बोल देते हैं हमें नहीं पता, बात खत्म। वी कांट डिटरमाइन, ठीक है, वी कांट डिटरमाइन, ठीक है, वी कांट डिटरमाइन, ठीक है, डिटरमाइन। ये तो हो गया तुम्हारा कब, जब r 1 से बड़ा हो, ठीक है। अब देखना, मैं यही बोला कि अगर r बराबर आपका -2 हो जाए, जो कि -1 से छोटा है, तो देखना ये a था, a इंटू आर -2, a इंटू आर स्क्वायर मतलब 4, a इंटू आर क्यूब माइनस का 8 16 और माइनस का 32। तो ये आपका कहाँ जा रहा है, इनफाइनाइट टर्म्स तक, ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स तक। जब आपका कुछ इस प्रकार से सीक्वेंस हो ना, तो आपको ऐसे अल्टरनेट वाले टर्म्स को सॉल्व करने का एक तरीका होता है, क्या, आप 2 या 3 टर्म्स का पेयर बना लो। तो मैंने 2 टर्म्स का पेयर बना लिया, तो इसको जब ऐड करूंगा तो -1 आएगा, इसको ऐड करूंगा तो -4 आएगा, इसको ऐड करूंगा तो -16 आएगा, और जब आगे का 2 ऐड करूंगा ना तो -16 चौका 64 आएगा, कि 32 दूना का 64 और कामा का सॉरी 64 और माइनस का 128, कुछ ऐसे ही होगा, ठीक है। 32 64 128, जब इसको करूंगा तो माइनस का 64 आएगा। अब देखना, माइनस माइनस मैंने कर लिया कॉमन, तो ये हो गया 1 हो गया, ये 4 हो गया, ये 16 हो गया, और ये 64 हो गया। कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स तक जा रहा है ना भाई, इनफाइनाइट का मतलब रुकेगा थोड़ी नहीं कहीं, इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो देखना, ये जो चीज मैंने यहाँ पर जो चीजें मैंने बताई, सेम चीज यहाँ पर अराइज हो गया। पॉजिटिव टर्म है, r बराबर क्या हो गया 4 है, जो कि 1 से बड़ा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो इसमें भी क्या कर सकते हैं हम लोग, डिटरमाइन नहीं कर सकते, डिटरमाइन नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो जब हम इसको डिटरमाइन नहीं कर सकते, माइनस आगे लगा हुआ है, तो इसको भी डिटरमाइन नहीं कर सकते, इसका मतलब हम इसको डिटरमाइन नहीं कर सकते। इसका मतलब कि अगर हमारा r लेस देन -1 है, उसके लिए हम इस सीरीज का सम नहीं निकाल सकते। कब, जब सीरीज इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स तक जा रही हो, ठीक है ना। तो अब आता है क्वेश्चंस कि अब इन दोनों पर तो आपका हो गया खत्म, अब हम किस सीरीज को निकाल सकते हैं, किस सीरीज को नहीं निकाल सकते, उसका थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आएगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, थोड़ा सा बताता हूँ मैं, ऐसा बताऊंगा कि आने ही नहीं दूंगा, छोड़ो, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तो देखना, इसके लिए भी नहीं निकलेगा, इसके लिए भी नहीं निकलेगा। तो देखना यहाँ पर जो लिखा है -1 से 1 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। अब कहोगे भैया r बराबर 1 पर और r बराबर -1 पर क्यों नहीं होगा, ठीक है ना। तो भैया r बराबर 1 पर a n और r बराबर -1 पर भी आपका नहीं, r बराबर -1 पर आपको चेक करना पड़ेगा, पेयर बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो पेयर बनाओगे आप तो हर 2 टर्म क्या हो जाएगा, कटता चला जाएगा, ठीक है ना। तो इसके लिए आप छोड़ दो r बराबर -1 के लिए। अगर आपका फिक्स नंबर ऑफ n है, ठीक है ना, अगर आपका nth टर्म तक निकालना है, ठीक है ना, तो उसमें अगर आपका ओड नंबर ऑफ टर्म्स रहेंगे तो जो आपका लास्ट में बचेगा वो आपका लास्ट टर्म बच जाएगा। अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स रहेंगे तो ऑटोमेटिक वो कटता चला जाएगा, ठीक है ना। तो -1 के लिए आप ध्यान ना दो, 1 के लिए ध्यान देना। r बराबर 1 के लिए क्या है, ए एन है, ठीक है। -1 के लिए क्या है, ये आपका कितने टर्म्स है, और टर्म्स है, इवन टर्म्स है, उस पर आपका डिपेंड करेगा, तो उसकी आपको टेंशन नहीं लेना, ठीक है। तो इसको छोड़ दो, हम इस पे बात करते हैं जो हमारा काम फंसा रहा है, कौन, -1 से 1 के बीच वाला। तो हम r बराबर क्या करते हैं, r बराबर हम ले लेते हैं आपका 1/2, क्या करते हैं, r बराबर 1/2 ले लेते हैं। r बराबर 0 भी नहीं लेना है, यह आप खास बात ध्यान रखना, क्यों, क्योंकि डेफिनेशन में भी मैंने आपको बता के रखा था, ठीक है ना। 0 ले लोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो हम अब क्या करते हैं, हम इसको सॉल्व करने के लिए अब सोच रहे हैं कि 1/2 ले लें। हमें ये तो पता चल गया कि अगर इसके बाहर का लेंगे तो हमें नहीं निकलेगा, ये रीजन कोई आपको नहीं बताता, मैं आपको बता दिया, नोट करके लिख लेना, ठीक है। अब चलो हम इसके लिए लिखते हैं कि क्या ये जो लिखा है वो सच है। तो हमने कर दिया, आपका a बराबर 1 ले लिया और r बराबर 1/2 ले लिया। तो अब सीरीज बना रहे हैं 1 1/2 1/4 1/8 1/16 1/32। ये कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट टर्म्स तक जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट टर्म्स तक जा रहा है, ठीक है। तो ये बताना, जो पिछला वैल्यू था ना 1 2 4 8 16, ये क्या था ना, सीरीज क्या थी, इंक्रीजिंग थी, सीरीज क्या थी, इंक्रीजिंग थी, ठीक है। या फिर ये वाला जो सीरीज था 1 -2 4 माइनस का 16, ये था ना, ये तुम्हारा क्या था, डिक्रीजिंग था, डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग ही था ना, डिक्रीजिंग था, ठीक है।
अब क्या है, ये सीरीज जो है ना ये भी आपका डिक्रीजिंग है, ठीक है। ये 1 है, ये 0.5 लिखा है, ये 0.25 लिखा है। इसमें आपको नहीं पता चल रहा था तो इसको मैं क्या करूँगा, ऐसे ऐसे आप कॉमन कर लेना। इसमें हो जाएगा -1, ये जाएगा -4, ठीक है, -8 था यहाँ पर, और यहाँ पर 16 था, -32 था, ठीक है, यहाँ पर -16 था। तो देखो इस क्या है, डिक्रीज कर रहा है, मतलब क्या है, डिक्रीजिंग है। लेकिन ध्यान देना ये कहाँ तक जा रहा था, इन्फानाइट तक, मतलब क्या 8 का दूना 16, 16 का दूना 32, 32 दूना 64, मतलब वैल्यू क्या हो रही थी, बढ़ती जा रही थी। वैल्यूज क्या हो रही थी, बढ़ती जा रही थी। यहाँ पर देखो सीन क्या है, बढ़ती बढ़ती जा रही, वैल्यूज क्या होती थी, बढ़ती जा रही थी, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, वैल्यूज क्या है ना, घटती जा रही है, क्या हो रही है, घटती जा रही है। यहाँ पर भी क्या है, वैल्यूज क्या है, घटती जा रही है ना। लेकिन इसका जो लास्ट वैल्यू आएगा, क्या आप यहाँ पर प्रेडिक्ट कर पाते हैं, क्या आप यहाँ पर प्रेडिक्ट कर पाते हैं, नहीं। हो सकता है यहाँ पर आपका 1024 गुणित 2 आ जाए, और इसका क्या होता है 2000 का 48, इसके बाद 2 आ जाए, और इसका मल्टीपल मल्टीपल मल्टीपल, यहाँ पर क्या बहुत कुछ आ सकता था। लेकिन यहाँ पर क्या है, सेम थिंग यहाँ पर भी था, 1 4 16 मल्टीपल मल्टीपल मल्टीपल, निगेटिव का बहुत गंदा वैल्यू आ सकता है, ठीक है। लेकिन अब थोड़ा सा ध्यान देना, क्या अब क्या है, यहाँ पर अगर मान लो तुम बहुत ज्यादा करते चले गए तो इन्फिनिट तक जाओगे, यहाँ पर बहुत ज्यादा तुम चलते गए तो क्या पर -इन्फिनिट तक जाओगे, यही जाओगे ना, ठीक है। लेकिन अगर इसमें अगर तुमको जाना रहे तो कहाँ तक जाओगे, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, बहुत जाओगे 1/का तक जाओगे। बहुत अगर जाओगे तो 1/का जाओगे। इसका मतलब कि आप कहाँ तक जाओगे, जीरो के पास चले जाओगे, जीरो तक ही जाओगे, इससे ज्यादा तो नहीं जाने वाले। इसका मतलब क्या है कि इसमें क्या है, इसमें आप बहुत बड़ी वैल्यू तक जा रहे थे, आपको पता नहीं चल रहा कहाँ तक जा रहे हैं, बस चलते जा रहे हैं, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि वैल्यू बढ़ती चली जा रही है। इसमें क्या है कि अगर थोड़ा सा देखना, अब एक नंबर लाइन पे बताते हैं तो फिर आपको समझ में आएगा। ये 1 ये हो गया -1। इसके बाद हमने स्टार्ट किया था, कहाँ तक जा रहे थे, कहाँ तक जा रहे थे हमको पता ही नहीं था, बस चलते चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। इस वाली सीरीज में, इस वाली सीरीज में क्या था, -1 से स्टार्ट किया, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं कुछ पता नहीं है, ठीक है। लेकिन इस वाली सीरीज में तुम ध्यान देना, कहीं भी कोई सीरीज निगेटिव है, कोई नहीं है। पहले क्या था, 1 था, फिर इसके बाद क्या 1/2 हुआ, फिर उसका क्या है, इसका आधा हुआ, इसका आधा, फिर इसके बाद क्या हुआ, इसका इसका आधा हो गया, अब इसके बाद क्या, इसका आधा हो गया। मतलब कब तक जाएगा, ये बहुत ज्यादा जाएगा तो जीरो के पास तक जाएगा। इसका मतलब हमें ये तो पता है कि ये जीरो के पास तक जाएगा, मतलब जीरो क्या है, जीरो ओपन रहेगा, जीरो क्या है, जीरो के पास तक वैल्यू जाएगा, ठीक है ना। उससे ज्यादा कम तो नहीं जाने वाला, ठीक है, उससे ज्यादा कम तो नहीं जाना। इसका मतलब कि अगर हम अपन -1 से अगर 1 के बीच में कोई वैल्यू ले लें, ठीक है ना। अभी तो हमने क्या किया, 0 से 1 के बीच में वैल्यू लिया, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पर -1/2 ले लेते ना, तो वो कुछ इस प्रकार से बनता है, इसके बीच में बनता, सिर्फ इसके बीच में, -1 से 0 के बीच में, -1 से 0 के बीच में बनता है, ठीक है ना। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप -1 से 1 के बीच में लोगे ना, तो यहाँ पर ना एक होता है कन्वर्जेंस। क्या है, कन्वर्जेंस का कॉन्सेप्ट होता है कि क्या है, कन्वर्ज कर जा रहा है किस पे, जीरो पे जाकर के, मतलब उसके आगे नहीं जा पा रहा है, ठीक है ना। और लिमिट का भी कॉन्सेप्ट होता है कि इस वाले का लिमिट क्या हो जाएगा, आपका लिमिट हो जाएगा जीरो, जिस पर आपके रुक जाएगा, उसके आगे जाएगा ही नहीं, ठीक है ना। अगर आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स तक जा रहे हैं, और अगर आपका रेसिप्रोकल अगर आपका कोई है, कौन सा ऐसा फंक्शन है 1, 1/2, 1/4, तो कहाँ तक जाकर रुकेगा, ये लिमिट पर, लिमिट मतलब जीरो पे जाकर के रुक जाएगा, किस पे रुकेगा, जीरो पे, ठीक है ना। इस सीरीज का कन्वर्जेंस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जिस पे आके कन्वर्ज हो जाएगा, मतलब वहीं पर रुक जाएगा, ठीक है ना। तो यही होता है, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये कहाँ तक जा रहा है, जीरो तक जा रहा है। इसका मतलब कि ये आपको दिख तो रहा है कि इनफाइनाइट टर्म तक जा रहा है, ठीक है ना। लेकिन इनफाइनाइट के पास जाते जाते उसके बाद क्या हो जाएगा ना, इनफाइनाइट के पास जाते जैसे ही इनफाइनाइट के पास जाने वाला रहेगा ना, उसके बाद सारी वैल्यूज क्या नहीं, जीरो होना शुरू हो जाएगी, क्या हो जाएगी, सारी वैल्यूज क्या हो जाएगी, जीरो होना शुरू हो जाएगी। तो फिर जब ये जीरो शुरू होना शुरू हो गई, तो जीरो को आप कितनी बार भी जोड़ लो, इनफाइनाइट टाइम्स तक भी अगर आप जीरो को जोड़ोगे ना, तब पर भी क्या रहेगा, जीरो ही रहेगा, ठीक है ना। तो हमको क्या करना है, इस वाली सीरीज का सम निकालना है, तो इस वाली सीरीज का सम इस फॉर्मूले से हम निकाल लेंगे। समझ में आया कॉन्सेप्ट क्या था, ठीक है। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, इनफाइनाइट टर्म्स के लिए आपका आर अगर -1 से 1 के बीच में, तो आपको ये फार्मूला लगा देना है, ज्यादा मैं गला खराब नहीं करूंगा। क्योंकि इससे ज्यादा अगर तुमको बहुत बेहतर समझाना पड़ेगा, तो भाई तुम्हें कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस और लिमिट, ये चैप्टर आपको आना चाहिए। लिमिट मैंने बता दिया है, लेकिन कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस मैंने आपको बताया नहीं है। क्योंकि कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस आपका क्या होता है,
आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस क्या होता है, क्योंकि मैंने अपने ग्रेजुएशन में पढ़ रखा था, ठीक है। कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस की बात नहीं कर रहा मैं, कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस ये अलग होता है, ठीक है। कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस तो ये छोटा सा पार्ट है। तो अभी मैंने आपको बता दिया फॉर्मूले सारे, ठीक है। सम ऑफ द इनफाइनाइट टर्म्स भी बता दिया, ठीक है। और वो भी बता दिया कि इनफाइनाइट कब आता है। अगर इसमें सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स निकालना चाहते हो तो एस बराबर क्या होता है, इनफाइनाइट होता है या फिर माइनस इनफाइनाइट होता है। कब, जब आर आपका 1 से बड़ा हो, ठीक है ना। तो आपको यहाँ ऐसे भी लिख लेना है, ठीक है ना, ये आर ये, ठीक है ना। या फिर ये कब होता है, जब 1 से आपका बड़ा हो, ठीक है। ये लिख लेना आप, और क्या, मैंने दोनों चीज बता दिया। चलो अच्छा, अब एक जेई का क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। जेई का क्वेश्चन कर लेते हैं थोड़ा सा, फिर आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। फिर एक आध दो क्वेश्चन करेंगे, फिर आपका रहने देंगे ये वाला। कह रहा है क्वेश्चन, इफ मॉड अल्फा इज लेस देन 1, मॉड ऑफ बीटा इज लेस देन 1, ठीक है। अब देखो 1 माइनस का अल्फा प्लस प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस का अल्फा क्यूब, कहाँ तक जा रहा है ये भाई, इनफाइनाइट तक जा रहा है। क्या है, S1 है। और 1 माइनस का बीटा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस का बीटा क्यूब प्लस, कहाँ से जा रहा है, इनफाइनाइट का, क्या है, S2 है। देन 1 माइनस का अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा का होल क्यूब, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। ये आपका क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो भाई इसको सॉल्व करना है। ये आपका दिख रहा है, ये आपका दिख रहा है। मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपका कोई आर है लेस देन 1 है और इनफाइनाइट टर्म्स तक निकालना है तो आप निकाल लोगे। इसका मतलब क्या है, -1 से 1 के बीच में। आर को मैंने माइनस आर रख दिया, तो मॉड रखने पर कोई दिक्कत होगा क्या, मॉड रखने पर कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसका मतलब अगर माइनस अल्फा लोगे तब पर भी कोई दिक्कत नहीं है, माइनस बीटा लोगे तब पर भी कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब तब पर भी क्या रहेगा, -1 से 1 के बीच में ही रहेगा, क्योंकि मॉड लगाया ना, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। तो देखना, पहला फॉर्मूला इस पे लगाते हैं, S1 बराबर, क्योंकि S1 दिया है, ए अपन 1 माइनस का आर। ए क्या है, पहला टर्म है 1, ए क्या है आपका 1 है, 1 माइनस का आर क्या है। आर कैसे निकालते हैं, अगले टर्म से पिछले टर्म को, अगले टर्म में पिछले टर्म से डिवाइड कर देते, तो माइनस अल्फा अपन का 1, ये आपका आर हो गया। तो 1 अपन का 1 माइनस और माइनस का अल्फा है, इसका मतलब 1 अपन का 1 प्लस का अल्फा है। क्या है, S1 बराबर 1 अपन का 1 प्लस का अल्फा है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया है भैया। सिमिलरली S2 बराबर 1 प्लस का 1 माइनस और माइनस का बीटा अपन का 1 हो जाएगा। इसका मतलब कि 1 अपन का 1 प्लस का बीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं भैया, S2 भी निकल गया। अब सिमिलरली निकालते हैं तीसरा टर्म, सिमिलरली निकालते हैं। क्या लिख रहा है भाई, सिमी, अरे छोड़ भाई, इंग्लिश का पता नहीं क्या क्या, ये तो इतना पास से लिखना पड़ता है ना, दिमाग में और भी चल रहा है, ये कुछ और चल रहा है और यहाँ पर एक स्पेलिंग का मिस्टेक और चल रहा है। हाँ हाँ, मार्कर से लिखते टाइम जब अक्षर बड़े बड़े लिखते हैं ना, तो कभी कभी भूल जाता है अच्छा लिखा क्या है, कुछ नहीं। और पेन से जब कॉपी में लिखते रहो तो फ्लो बना रहता है, लिखा जाता है, ऑटोमेटिक लिखा जाता है। तो ए बराबर, मैंने ए आपको से कर लिया, मतलब मान लिया, ठीक है। ए मान लो, टी मान लो, HCl मान लेते हैं भाई, अपने ही इंस्टीट्यूट का नाम मान लेते हैं, ठीक है। HCl बराबर, ठीक है। तो हो जाएगा 1 अपन का 1 माइनस का अल्फा बीटा अपन का 1 माइनस का अल्फा बीटा अपन का 1, तो 1 अपन का 1 प्लस का अल्फा बीटा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। हमें क्या, बीटा यहाँ से निकालना है, अल्फा यहाँ से निकालना है। तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से अल्फा निकालते हैं, दोनों एक सिमिलर दिख रहे हैं तो एक को निकाल लेंगे तो दूसरा को सेम तरीके से मान लेंगे, ठीक है। यहाँ तक दिख रहा है कि नहीं, एक बार मैं वीडियो में कंफर्म तो कर लूँ, कि बता तो बहुत कब से रहा हूँ, ठीक है। तो दिख तो रहा है वैसे। तो यहाँ से क्या है, 1 प्लस का अल्फा बराबर का 1 अपन का S1 कर देना है, और क्या करना है, अल्फा बराबर का 1 अपन का S1 माइनस का 1 करना है। तो यहाँ से करोगे तो 1 माइनस का S1 अपन का S1 आ जाएगा, किसके बराबर, अल्फा के बराबर। समझ में आया, ठीक है। तो यहाँ से जब तुम निकालोगे बीटा के बराबर, क्या आ जाएगा, S2 सॉरी 1 माइनस का S2, 1 माइनस का S2 अपन का S2 आएगा, ठीक है।
तो वही तुमको यहाँ पर रख देना, 1 अपान का 1 प्लस 1 माइनस का S1, 1 माइनस का S2, इसका रहेगा S1, इसका रहेगा S2। तो जब इसको क्या करोगे, एलसीएम लोगे, ऊपर भेजोगे, तो S1 S2 अपान का S1 S2 प्लस 1 माइनस का S1, 1 माइनस का S1 और 1 माइनस का S2। ठीक है, कुछ ऐसे हो गया। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, बस एक छोटा सा लाइन और लिखना है। ठीक है, तो बस इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, क्या करता हूँ, लिख देता हूँ। ठीक है, अभी तुमको समझ में नहीं आएगा कि क्या लिखना है क्या नहीं, तो रेड पेन से लिख देता हूँ। रेड पेन से क्या है, यहाँ पर से छोटा सा यहाँ। ठीक है भाई, ऐसे होता है एरो। हाँ हाँ, S1 अपान का S2, या क्या रहेगा S1 प्लस, सॉरी S1 इंटू S2 प्लस, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 1 माइनस का S2 माइनस का S1 प्लस S1 S2। ठीक है, तो जाएगा S1 S2 अपान का 2S1 S2 माइनस 1 माइनस का S2 माइनस का 1, सॉरी प्लस का 1। कुछ ऐसा ही होगा मेरे हिसाब से, तो कुछ ऐसा ही होगा। किसका किसका वैल्यू था, HCl का। किसका वैल्यू था, HCl का। ठीक है, कंफर्म एक बार कर लेता हूँ। बहुत बढ़िया, आपका आंसर आ चुका है। आप आप क्या कर चुके हैं, जीत चुके हैं 7 करोड़, और नींद से भी जग चुके हैं। ठीक है, जो लोग रात में वीडियो देख रहे हैं या फिर दिन में वीडियो देख रहे हैं, सोते सोते वीडियो देख रहे हैं, क्यों, क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो गया है, नींद हमें भी आ रही है। कोई बात नहीं, चलिए एक और क्वेश्चन कराता हूँ। एक और कराने के बाद आता है आपका इंसर्शन ऑफ ज्योमेट्रिक। ठीक है ना, एक और क्वेश्चन कराने के बाद आपका रुक दूंगा, फिर इसके बाद क्या करूंगा, दूसरे क्लास में आपको बता दूंगा। ठीक है, क्योंकि अब बाकी सब आपके क्या है, सिर्फ क्वेश्चन है, जितने भी कॉन्सेप्ट आपको बताने थे मैंने आपको बता दिया। थोड़ा क्या है ना, फार्मूला ना बहुत लोग क्या है ना, कि सारे जो इंस्टीट्यूट्स वाले हैं, मतलब सारे की नहीं बात कर रहा मैं, कुछ लोग हैं बहुत बढ़िया, ऐसा नहीं है, लेकिन क्या जिस हिसाब से मैं मिला हूँ ना सबसे अभी, जैसे पढ़ाते टाइम भी, तो वो भी सजेस्ट करते हैं ना, जो हमारे NIT वाले, कि भाई थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बोला कर, सभी के सभी क्या है, फॉर्मूले रटवा देते हैं। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं करना भाई, रटना नहीं है तुमको। मैं चाहता हूँ कि तुम अच्छे तरीके से करो बस। ठीक है, इफ x इक्वल्स टू 0 से इन्फाइनाइट a के पावर n, n बराबर i बराबर 0 से लेकर के इन्फाइनाइट, कहाँ तक, b के पावर n, z बराबर 0 से लेकर के इन्फाइनाइट a b के पावर n। ठीक है, इसमें कह रहा है वेयर a कॉमा b लेस देन 1, देन अब देन के बाद तुम्हारा ऑप्शन जो दिया रहेगा उस हिसाब से तुम क्या करना है, ऑप्शन मैच करना है। ठीक है, तो पहले तो हमने XYZ निकाल लेते हैं, उसके बाद हम ऑप्शन मैचिंग पर जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ही हम आपका ऑप्शन लिखवाएंगे। क्या यहाँ पर सॉल्यूशन लिख लो। ठीक है, इसमें कह रहा है कि भैया आपका ए और बी क्या है, 1 से छोटा है, तो हम पहले x को लिख लेते हैं। x क्या कह रहा है कि जब 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, a के पावर 0 मतलब 1 प्लस प्लस ए के पावर 1 रखेंगे तो ए स्क्वायर प्लस ए का क्यूब, कहाँ तक, इन्फाइनाइट टर्म तक। तो इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट टर्म 1 है, 1 माइनस का, इसमें r क्या है, इसमें मल्टीप्लाई किया ए आ गया, इसमें ए मल्टीप्लाई किया ए स्क्वायर आ गया, इसका मतलब r क्या है आपका, a है। यहाँ पर a क्या है आपका, r है ना। यहाँ पर का जो है ना, यहाँ का फर्स्ट टर्म आपका क्या है, 1 है, और कॉमन रेशियो, रेशियो क्या आपका है, a है, किसमें, इस वाली सीरीज में, किसमें, इस वाली सीरीज में। कैसे पता चला, फर्स्ट टर्म आपका पहला टर्म क्या लिखा है, 1 लिखा है। कॉमन रेशियो कैसे पता चला, कोई भी आप दो टर्म लो, उसमें अगले वाले टर्म में पिछले वाले टर्म से आप क्या कर दो, डिवाइड कर दो, क्या आ गया, ए आ गया, तो ये आपका क्या हो गया, कॉमन रेशियो हो गया। ठीक है, तो एक्स बराबर ही आपका निकल गया। ठीक है, सिमिलरली सिमिलरली क्या है, वाई बराबर 1 अपन का 1 माइनस का बी निकल गया, बहुत बढ़िया। और जो हमें चाहिए जेड बराबर, ये हो गया 1 अपन का 1 माइनस का ए बी निकल गया। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत होगा तो कोई बात नहीं भैया, फिर से पढ़ लेंगे, होना भी नहीं चाहिए, क्यों कि मैंने अभी चिल्ला चिल्ला के बता ही दिया है। अब क्या है, ए बी की वैल्यू देखो, यहाँ हम क्या करते हैं ना, 1 माइनस का ए बी बराबर 1 अपन का जेड,
तो 1 माइनस का 1 का जेड बराबर का ए बी। इसका हम ऐसे लिख सकते हैं जेड माइनस 1 का जेड किसके बराबर हो गया, ए बी के बराबर। तो हम यहाँ से ए निकालते हैं। जब यहाँ से ए निकालोगे तो 1 माइनस का ए बराबर का 1 का एक्स होगा। ए बराबर हो जाएगा 1 माइनस का 1 का एक्स, मतलब कि x माइनस 1 का एक्स। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर b बराबर क्या हो जाएगा, y माइनस 1 का वाई। ठीक है। तो आपका a दे दिया है, b दे दिया है, और यहाँ पर a b की वैल्यू चाहिए। ठीक है। कोई बात नहीं, ये वैल्यू उठा करके यहाँ पर रख देते हैं अपन। तो z माइनस 1 का z बराबर का x माइनस 1 का x इंटू वाई माइनस 1 का y। अब क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इसको तुम ऐसा नहीं रहने दो, 1 माइनस 1 का जेड रहने दो, क्योंकि हमको दिख रहा है कि थोड़ा सा ये 1 वाला टर्म कट जाएगा। ठीक है। तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस का 1 का वाई माइनस का 1 का एक्स प्लस 1 का एक्स वाई कितने बराबर हो गया, 1 का 1 माइनस का जेड। ये 1 से 1 खत्म हो गया। अब ये देखो, इसको इस साइड लेके चले जाते हैं, तो 1 का जेड, इसको मिसाइड लेके 1 का एक्स प्लस 1 का वाई बराबर का 1 का एक्स वाई प्लस 1 का जेड। अगर ये आपका ऑप्शन में दिया है तो ये आपका सही है। क्या है, अगर ये आपका ऑप्शन में दिया है तो ये आपका सही है। नहीं तो फिर आप क्या करो, दोनों साइड एलसीएम लेकर के मल्टीप्लाई करा दो, आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। ये आपका हो गया, ये भी आपका हो गया। आपका ऑप्शन मैच करना है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, एकदम से मैच आप ऑप्शन कर लो। ऑप्शन मैच करने का तरीका बताता हूँ। ठीक है। ओ ऑप्शन, OPTION, ऑप्शन मैच करने का तरीका। ठीक है। आप क्या करना, x बराबर 1, y बराबर 1, x बराबर y बराबर z बराबर 1। इसमें कुछ ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे आपके, क्योंकि 1 1 रखोगे तो 2 हो जाएगा, और इसमें 1 1 2 हो जाएगा, मतलब ये आपका कंडीशन सही हो रहा है। तो जब आप ऑप्शन में रखोगे तो 1 1 ये खत्म हो जा रहा है, 1 1 3 ये 2 और ये 3। ठीक है। तो इसमें क्या है, ये अगर आप ऑप्शन रखोगे ना तो आपका 3 ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। तो मैं थोड़ा सा इंक भर देता हूँ और आपको ऑप्शन एलिमिनेट करके दिखा देता हूँ, क्योंकि आपको एग्जाम में करना है। तो मैं इतना अच्छे से क्वेश्चन कराने के बाद लास्ट में थोड़े से के लिए आप सभी को कन्फ्यूजन में तो डाल नहीं सकता। ठीक है। क्योंकि फिर इतना पढ़ाने का कोई मतलब नहीं बनेगा ना, इतना पढ़ाओ थोड़ा सा कन्फ्यूजन रह जाए, उसकी वजह से पूरा कॉन्सेप्ट खराब हो जाए। ठीक है। तो देखना, इसको स्क्रीनशॉट ले लो थोड़ा सा। ठीक है। ताकि मैं यहाँ पर ऑप्शन लिख सकूँ। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ऑप्शन। ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देना। अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को मैच करना है अपने ऑप्शन से। ठीक है। और हम क्या करते हैं, एलसीएम लेकर के नहीं मैच करेंगे, हम थोड़ा सा वैल्यू लेकर के मैच करेंगे, ताकि आपको वैल्यू कैसे लेना है आपको समझ में आ सके। एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक्स वाई जेड, बी ऑप्शन है। एक्स जेड प्लस वाई जेड बराबर का एक्स वाई प्लस का जेड, सी ऑप्शन है। एक्स वाई प्लस वाई जेड बराबर का एक्स जेड प्लस वाई, डी ऑप्शन है आपका एक्स जेड प्लस का वाई। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर x बराबर वाई बराबर जेड बराबर 1 ले लिए। 1 प्लस का 1 बराबर 1 प्लस का 1, मतलब क्या है 2 बराबर 2। ये तो सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है। तो अगर हमने सबके लिए 1 1 ले लिया तो 1 प्लस 1 प्लस 1, यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 बराबर का 1। क्या ये आपका इक्वल है, नहीं। इसका मतलब ये ऑप्शन आपका क्या हो गया, गड़बड़ हो गया। क्या हो गया, गड़बड़ हो गया। ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 1 2 बराबर का 1 प्लस 1 2। तो ये हमारा ऑप्शन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। जो मैच कर गया वो हो सकता है तो नहीं। यहाँ पर 1 प्लस का 1 बराबर का 1 प्लस का 1, ये भी हमारा ऑप्शन सही हो सकता है। ठीक है। ये हमारा क्या है 3 है। तो भाई हमको 3 तो रखना ही नहीं है,
हमको कंपेयर करना है, इक्वल का साइन लगा हुआ है हमारा, तो जब भी इसको हम सॉल्व करेंगे तो जाहिर सी बात है बीच में कहीं ना कहीं इक्वल का साइन होगा ही होगा, ठीक है। इसके बराबर आपका जीरो भी दे दिया तो 3 बराबर जीरो हो ही नहीं सकता, ठीक है, तो ये आपका गड़बड़ है, सॉरी 3 कह रहा हूँ, 1 प्लस का 1 क्या है 2 आपका, तो आपका ये 2 है, तो ये आपका तो सही तो होगा नहीं। अगर या इसके बराबर अगर यहाँ पर 2 लिख दिया होता तो ये आंसर हो सकता था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर 2 लिखा नहीं है, मैंने तो नहीं लिखा है भाई बुक में या फिर कहीं भी, ठीक है, तो ये तो ऑप्शन आपका नहीं है। अब ध्यान देना, अगर मैं बोल दूं कि x बराबर हमने 1 ले लिया, तो 1 प्लस 1 अपन का y बराबर का 1 अपन का y प्लस 1 अपन का z हो गया, कुछ ऐसा हो गया, ठीक। अब ये और ये क्या है आपका सेम हो गया, मतलब y हम यहाँ पर कुछ भी रखें कोई दिक्कत नहीं है, y हम यहाँ पर कुछ भी रखें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एक को 1 रखें दूसरे को कुछ और रखें तो z हमारा चेंज हो जाए होगा नहीं, क्योंकि उस भी डिपेंड कर जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर रख लेते हैं y बराबर 2 रख देते हैं, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। और जब y बराबर 2 रखोगे ना तो इसको क्या खत्म हो जाएगा, तो 1 बराबर का 1 अपन का z, मतलब क्या है कि z बराबर क्या है आपका 1 ही है। इसका मतलब ये है कि 1 2 1 मतलब x y z, ये भी क्या कर रहा है, आपको इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, कर रहा ही नहीं कर रहा, आप एक बार खुद चेक कर लो। 1 रख दिए या 1/2 रख दिए, यहाँ पर 1 रखोगे तो 1/2 ही होगा, ये इसे कट जाएगा, z बराबर 1 रखोगे तो 1 हो जाएगा, 1 से 1 हो जाएगा, बराबर हो गया, 1 बराबर 1 हो गया, ये आपको सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम यहाँ पर रख लेते हैं क्या 1 to 1, तो x बराबर 1 है z बराबर 1 है, तो 1 into 1 मतलब 1 हो गया, प्लस y बराबर 2 है और z बराबर 1 है, तो 2 into 1 क्या हो गया 2 हो गया, बराबर का x बराबर 1 है इंटू y बराबर 2 है, तो यहाँ पर 2 हो गया, और z बराबर क्या 1 है, तो मतलब 3 बराबर का 3 हो गया, तो ये आपका ऑप्शन हो सकता है, क्या हो सकता है, करना नहीं है अभी। अब देखना इसमें करते हैं, x बराबर आपका 1 है, y बराबर आपका 2 है, तो मल्टीप्लाई किए तो 1 इंटू 2 क्या हो गया 2 हो गया, y बराबर आपका 2 है और z बराबर क्या है आपका 1 है, y बराबर 2 है z बराबर 1 है, तो दोनों का मल्टीप्लाई कराया तो क्या हो गया 2 हो गया, बराबर का। यहाँ पर x क्या है आपका 1 है, z क्या है आपका 1 है, तो मल्टीप्लाई किए तो 1 हो गया, और प्लस का y क्या है आपका 2 है, तो ये हो गया 4 बराबर का 3, क्या ऐसा होगा कभी कभी नहीं होगा, इसका मतलब कि ये ऑप्शन भी आपका गलत है। तो जब आपका 4 ऑप्शन था उसमें से तीनों गलत हो गया, तो सही कौन हुआ बी हो गया आपका सही। क्या हो गया बी आपका सही हो गया, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया क्या बताया कि आपको वैल्यू रख के करना है, ठीक है। तो आपका जो बचा वो क्या हो गया बी ऑप्शन आपका सही हो गया, ठीक है। अगर नहीं, अगर आप चाहते हो कि नहीं भैया हमारा मन है कि हम एलसीएम लेके ही करेंगे, आप क्योंकि वैल्यू रख करके आप मूर्ख बना दिए, और क्योंकि बाकी सब लोग बना भी देते हैं कभी कभी, लेकिन हम चाहते हैं कि हम एलसीएम लेके ही करें, ठीक है। तो हम कहते हैं कर लो एलसीएम लिए, इधर तो क्या हो जाएगा इधर करते हैं, तो एक्स वाई होगा, ऊपर क्या हो गया वाई प्लस का एक्स हो गया बराबर, इधर क्या हो जाएगा जेड प्लस का एक्स वाई होगा अपन का एक्स वाई जेड हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स वाई से एक्स वाई खत्म हो गया, और जेड इधर मल्टीप्लाई करा दिया, तो वाई जेड प्लस का एक्स जेड बराबर का जेड प्लस का एक्स वाई हो गया, एक ही बार में आ गया। तो यहाँ x के साथ z पहले, y का साथ y के साथ z बाद में, x के साथ y पहले और z फिर बाद में, ठीक है। ये वाला यहाँ लिख दिया, ये वाला यहाँ लिख दिया, और इसको यहाँ लिख दिया, इसको यहाँ लिख दिया, ठीक है। ये आपका मैच कर गया इससे, एग्जैक्टली मैच कर गया, तो क्या हो गया आपका बी ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। मैं इसलिए बता रहा था कि हो सकता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट आ जाए, ठीक है, और आप इसको इस टर्म में आप मैनेज ना कर पाओ, आप इसको अरेंज ना कर पाओ, ठीक है, तो क्या करोगे, तो आप वैसे वैल्यू मान के कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका हो गया, और अभी बहुत सारे क्वेश्चंस बचे हुए हैं, जीपी के भी बहुत सारे क्वेश्चंस है, ठीक है, जेई मेंस और एडवांस के भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, और इसमें क्या है कि इंसर्ट कैसे करेंगे वैल्यूज को दो टर्म्स के बीच में, वो भी बताना बाकी है। और क्या जीपी के मुझे क्वेश्चंस बहुत सारे कराने हैं, क्योंकि मुझे पता है मैं सिर्फ आपका 246 248 और 16 वाले फॉर्मूले सॉरी एग्जाम्पल पर लेकर कराया हूँ, ठीक है। तो आपको लगेगा भैया एक ही एग्जाम्पल करा दिए भाग गए, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कोई बात भाई, मैं वो बस आपको बताया था कि आपको ईजी तरीके से समझ में कैसे आ जाए, ठीक है ना। अगर उससे आपको नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे, आपको बहुत आसानी तरीके से समझ में आ जाएगा, चिंता करने की बात नहीं है, ठीक है। तो अभी तक जैसे हमारा कोर्स प्लान चल रहा था क्या, पहले टॉपिक कराएंगे, फिर आपका टॉपिक के साथ में जैसे कॉन्सेप्ट करा रहे हैं, फिर एग्जाम्पल करा रहे हैं, फिर आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे,
तो आपका पैटर्न इसमें भी चलेगा, जीपी में भी सेम चलेगा। जीपी का भी कॉन्सेप्ट बताया, ठीक है। अभी एग्जांपल बता रहा हूँ। जैसे ही मैं आपको बोलूंगा कि आपका कॉन्सेप्ट का सारा क्लासेस खत्म हो गया, तो उसके जस्ट बाद क्या हो जाएगा आपका जेई का या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस के जो जेई के मेंस और एडवांस के क्वेश्चन रहेंगे वो आपको कराया जाएगा, जैसा कि आपका एपी में करा दिए, ठीक है ना। तो एपी आपका पूरे तरीके से कंप्लीट है। एपी आप कहीं और पढ़ो, किसी इंस्टीट्यूट में पैसा दे करके पढ़ लो, ठीक है ना। अगर थोड़ा सा भी तुम्हें लगे कि भैया आपने गलत पढ़ाया है, गलत मतलब हो सकता है कहीं कहीं मिस पॉइंट हुआ हो, ठीक है ना, पॉइंट मिस हो गया हो, या फिर लिखने में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई हो, ठीक है ना। तो हो सकता है इससे वहाँ पर क्या था कि 4 नंबर को चूज कैसे करना है। हालांकि मुझे लगता है वहाँ पर थोड़ा सा कहीं गड़बड़ी हुआ है, जो कि मैंने जीपी के पिछले वाले सीरीज में उसको अच्छे से एक्सप्लेन करके और रिलेट करके बता दिया था, तो क्लियर हो गया, ठीक है। तो हो सकता है थोड़ा सा कहीं ना कहीं पॉइंट मिस कर रहे हो, लेकिन बाकी जो कॉन्सेप्ट हैं, जो तगड़े तगड़े क्वेश्चन हैं, ठीक है ना, आप कहीं भी इंस्टीट्यूट में हजारों हजारों लाखों फीस दे दोगे ना, फिर भी जिस हिसाब से मैं बताया हूँ, जिस लेवल का मैं बताया हूँ ना, कोई नहीं बताएगा। तुम देख लेना, तुम कहीं फीस दे करके या फिर तुम कहीं अगर पढ़ रहे हो, ठीक है, तो खुद इसको रियलाइज करोगे कि हाँ सच में मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो उसी तरीके से मैं आपका जीपी भी कराऊंगा, और जो बाकी आपके चैप्टर्स हैं उसी तरीके से आपका कराता चला चलूंगा, ठीक है ना। चिंता की बात नहीं है। इधर भी थोड़ा सा 2-3 दिन रूम शिफ्ट करने में थोड़ा सा दिक्कत हो गया था। रूम शिफ्ट का क्या सीन है कि मेरा प्रॉपर रूम कोई और है, ठीक है। बाकी मैं पढ़ाने के लिए चेंज करते रहता हूँ, क्योंकि अभी एडमिशन हो रहे हैं, तो हो सकता है जब मैं जिसमें पढ़ा रहा हूँ ये किसी को अलॉट हो जाए, ठीक है ना। क्योंकि अभी कॉमन रूम्स अभी ओपन नहीं हुए हैं, तो कॉमन रूम्स ओपन नहीं हुए तो अभी वो मिलेगा नहीं, ठीक है ना। जब कॉमन रूम्स ओपन हो जाएगा तो उसमें भी मैं अपना टाइम टेबल बना दूंगा कि भाई इस टाइम से इस टाइम में क्लास लूंगा, तो इस टाइम किसी को इंटर नहीं करना है कॉमन रूम में, ठीक है। कुछ ऐसा सीन रहेगा, ठीक है। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में क्या आएगा आपका, यही जीपी का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, इंसर्ट कैसे करता है, और एक और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बचा होगा क्या, थोड़ा सा देख ही लेता हूँ। हाँ, एक इसमें बचा है कि एम और सॉरी एम और जीएम में सबसे बड़ा कौन होता है। तो मैं तो पहले ही क्लास में बता दिया था कि अर्थमेटिक मीन बड़ा होता है, बड़ा या बराबर होता है किसके, ज्योमेट्रिक मीन से, और ज्योमेट्रिक मीन बड़ा या बराबर होता है किससे, हार्मोनिक मीन से। तो ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। बाकी जो इंसर्शन वाला आपका जो टॉपिक बचा है वो इसमें बचा हुआ है, और बाकी जो एग्जाम्पल्स हैं जो अभी तक मैं पढ़ाया हूँ उस पर बेस्ड आपके क्वेश्चन है। उसके बाद की जो क्लासेस होंगी, जो नेक्स्ट वीडियोज आएंगे ना, नेक्स्ट के नेक्स्ट में, ठीक है ना, उसमें आपके तगड़े तगड़े जेई मेंस और एडवांस के क्वेश्चंस कराए जाएंगे, ठीक है। चलिए, बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। अभी अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब तो जरूर करना है, ठीक है ना, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें ला रहा हूँ, ठीक है ना। चिंता करने की कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपका तैयारी करा दूंगा, ठीक है। जहाँ तक मेरे से होगा भाई मैं करा रहा हूँ, ठीक है ना। मैं खुद अपना चीज़ें छोड़ कर तुम्हें पढ़ाने आ रहा हूँ, क्योंकि मेरा इस टाइम बहुत तगड़ा तगड़ा सब्जेक्ट आ चुका है, ठीक है। और मैं नॉन सीएस बैकग्राउंड से बिलोंग करने वाला हूँ, सही सी बात है, बहुत डिफिकल्टीज तो मुझे भी फेस करनी पड़ रही है, ठीक है। फिर भी मैं तुम्हारे लिए आ रहा हूँ, क्यों, समझ रहे हो ना, बहुत तगड़ी चीज़ है। समझ ही रहे होंगे क्या बताऊँ मैं, क्यों आ रहा हूँ क्यों नहीं आ रहा हूँ। इतने लोगों का मैसेज आ गया, भैया इतना ज़्यादा पैसा लग रहा है, मेरे पास पैसा नहीं है, ये नहीं है। भाई मैं कहा कोई बात नहीं, मैं ही आ जाता हूँ, ठीक है। चलिए बस इस आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।